जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आप करते होंगे। एक बार सारे लोग थम्स अप करके बताएंगे कल मैंने जो आपको टारगेट्स दिए थे वो आपके पूरे हैं। मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि टारगेट्स आप एक दिन में पूरा करें, आप अगले दिन तक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करना है। ठीक है। ऐसे ही हर रोज आपको टारगेट्स मिलते रहेंगे तो आप उनका रिवीजन करते रहेंगे। हालांकि अब जो समय पर जिन छात्रों का सिलेक्शन होना है वो एक नई एनर्जी से भरे हुए होंगे, जिनको उम्मीदें हैं अपने सिलेक्शन की, तो उनके लिए वो टॉपिक्स चूंकि वो पढ़ चुके होंगे पहले बहुत अच्छे से, तो 5-5 10-10 मिनट लगते होंगे टॉपिक्स के रिवीजन में। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे। बाकी आप सबको यहाँ कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, बाद में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी। तो आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका शास्त्रीय नृत्य। यानी कि आज भी आपका जो टॉपिक रहेगा वो शास्त्रीय नृत्य रहेगा। अगर आपका कल भी रिवाइज नहीं हुआ है तो आज भी आपको टाइम मिल रहा है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ओडिसी नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के ओडिसी नृत्य के पुरातात्विक साक्ष्य उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में पाए गए हैं। क्या ऐसा है कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में ओडिसी के बारे में पता चलता है? दूसरा, ओडिसी ओडिसी में मुख्य जो मुद्राएं हैं वो संभंग और नाट्य मंडल हैं। संभंग और नाट्य मंडल, तो इनमें कौन सा ठीक होगा? तो आप कह रहे हैं सी 1 और 2 दोनों, यानी कि कथन 1 सही है और हम कह रहे हैं कथन 2 जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ओडिसी में मुख्य मुद्राएं संभंग और नाट्य मंडल नहीं होती हैं। क्या होती हैं? ओडिसी में आपका जो मुख्य मुद्राएं होती हैं, अभी बताएंगे हम आपको, 2 होती हैं। एक तो त्रिभंग होती है। कौन सी होती है? त्रिभंग होती है। और एक होती है चौक। क्या होती है? चौक होती है। तो इसका आंसर होगा केवल एक ठीक है। क्या ठीक है? केवल एक ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताएं जरा फटाफट से, जो ओडिसी नृत्य है उसकी जो शुरुआत होती है वो किस स्टेप से होती है? ओडिसी नृत्य की शुरुआत क्या बोलेंगे? ओडिसी ओडिसी जो डांस है, ओडिसी जो क्लासिकल डांस है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग वो किस स्टेप से होती है, शुरुआत? और जो उसका अंत होता है, ओडिसी का जो अंत होता है वो किस स्टेप पर होता है? तो शुरुआत क्या बोलेंगे? मंगलाचरण, जिसमें पृथ्वी को क्या दिए जाते हैं? अर्थ पर आपका पुष्पों को अर्पित किया जाता है, ऐसे फूल चढ़ाए जाते हैं अर्थ पर। और अंत जो होता है, अंत होता है मोक्ष पर। और इसमें एक डांस होता है, उस डांस का नाम बताओ, क्या नाम है? थारी झम डांस होता है। कौन सा होता है? थारी झम डांस से इसका अंत होता है। थारी झम डांस होता है, उससे इसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो ओडिसी नृत्य को करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उस समुदाय, किस समुदाय के द्वारा? तो याद रख लेना, ओडिसी नृत्य जो है वो मेहरी समुदाय द्वारा होता है। कौन सी कम्युनिटी करती है इसको? मेहरी समुदाय, मेहरी कम्युनिटी के द्वारा, मेहरी समुदाय द्वारा ये आयोजित होता है। मुझे बताओ, इसमें जो नृत्यकार होते हैं, जो नृत्यकार होते हैं वो कौन सा पैटर्न बनाते हैं? तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाते हैं, यानी कि ज्यामितीय पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ज्यामितीय पैटर्न बनाया जाता है। किसमें? तो कभी भी पूछेगा ज्यामितीय पैटर्न किसमें, तो ओडिसी में बनाया जाता है। पूछे किस आपका एलिमेंट को दर्शाता है, तत्व, तो तत्व इसमें है जल तत्व का प्रतीक। किसका है ये? जल तत्व का प्रतीक है। ये तत्व बहुत पूछे जाने लगे हैं अब एसएससी के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछेगा, इसके जो जनक है वो कौन है? फादर कौन है ओडिसी के? तो फादर है इसके कौन? आपका गुरु पंकज चरण दास। कौन है? पंकज चरण दास इसके फादर कहे जाते हैं। फादर कहे जाते हैं। एक आपसे पूछ लेगा कि ये कौन से भगवान से संबंधित है, तो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। किससे है? भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड है। भगवान जगन्नाथ से ये रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, भगवान जगन्नाथ से। एक हम आपको इसमें बताते थे कि आप ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, कि ओडिसी में 5 भागीय मुद्रा किसने विकसित की थी? किसी ने बताया था कि ओडिसी में एक जो मुद्रा होती है वो 5 भागों में भी विभाजित होती है, तो उनका नाम है जयंतिका। क्या नाम है? जयंतिका उनका नाम है। ऐसे ही हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओडिसी हो गया आपका। मुझे बताओ, मोहिनी अट्टम किस स्टेट का है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी, मोहिनी रूप किसने धारण किया था? भगवान विष्णु ने धारण किया था। किसके लिए धारण किया था? भस्मासुर का वध करने के लिए। तो जो मोहिनी है इसको इसीलिए बोलते हैं एकल महिला नृत्य। क्या? अकेली महिला के द्वारा, सोलो वुमेन डांस है, एकल महिला नृत्य है आपका। इसी को डांस ऑफ सोरसेस यानी कि आपका जादूगरनी का नृत्य किसको कहा जाता है? जादू
जादूगरनी का नृत्य कहते हैं इसको। और कोई फैक्ट बताएं मोहिनीअट्टम से संबंधित। जादूगरनी का नृत्य इसको कहा जाता है। एक पूछा जाएगा आपसे, इसमें जो भाषा प्रयोग होती है मोहिनीअट्टम में वो कौन सी होती है? मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग होता है। किसका? मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग होता है। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। जो मणिप्रवलम भाषा है ये कौन सी दो भाषाओं से मिलकर के बनी है? फटाफट से आंसर करें, अभी मजा आ जाएगा फटाफट से अगर आपका आंसर आ जाए तो। जादूगरनी का नृत्य है भैया, भगवान विष्णु ने धारण किया था। बहुत अच्छे आंसर आप सब लोगों की तरफ से आ रहे हैं। क्या बोलेंगे? एक साथी ने कहा है मोहिनीअट्टम में कसावू साड़ी का प्रयोग होता है। मुझे बताओ कसावू साड़ी किस स्टेट में पहनी जाती है? कसावू साड़ी, कसावू साड़ी का इसमें प्रयोग होता है, यानी कसावू साड़ी इसमें पहनी जाती है, कसावू साड़ी। एक आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या होता है आपका तेवी चिवाट्टम, जिसको हम बोलते हैं तेवी चिवाट्टम, आपसे पूछ ले, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तेवी चिवाट्टम पूछे या आपसे कहे वो दसी अट्टम या नंगई, दसी अट्टम कहे या वो आपसे कहे नंगई, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों भाग हैं किसके? मोहिनी अट्टम के तीन भाग हैं, मोहिनी अट्टम के तीन भाग हैं। एक आपसे पूछा जाएगा इस नृत्य का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में है? इस नृत्य का उल्लेख, फटाफट से आंसर करें। फटाफट से आंसर करेंगे कि भैया जो हमारा मोहिनी अट्टम है जो कि केरल में होता है, कल भी मैंने आपको बताया कि कथकली भी केरल का है। केरल एकमात्र राज्य है जहां पर दो शास्त्रीय नृत्य हैं, दो शास्त्रीय नृत्य हैं। तो नृत्य का उल्लेख किसमें होता है? क्या ग्रंथ का नाम है? बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर को दिया है अभिषेक राठौड़ जी ने। उन्होंने कहा है मणिप्रवलम मलयालम और संस्कृत भाषा के मेल से बनी है। बहुत फिट आंसर। तो इसके लिए जो नृत्य का उल्लेख आता है वो आता है व्यवहार माला ग्रंथ में। किसमें? व्यवहार माला ग्रंथ में। बहुत शाबाश, व्यवहार माला ग्रंथ में। और व्यवहार माला ग्रंथ को किसने लिखा था आपका? उसके राइटर थे नंबूदरी। कौन है? नंबूदरी उसके राइटर हैं। नेक्स्ट, सिंगस्त मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्सव हमारा टॉपिक कल भी था, आज भी रहेगा। समझ रहे हैं ना? जो ब्लू कलर में हमारा टॉपिक रहेगा उसको हमको रिवाइज करना है। सोनी यादव जी ने कहा है कि बालों में चमेली के फूल लगे रहते हैं। हाँ, ये मोहिनी अट्टम में होता है, उसमें बालों में चमेली के फूल रहते हैं। तो सिंगस्त मेले के बारे में विचार करें। सिंगस्त मेला प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। एकदम से सही बात है, ठीक है। सिंगस्त मेला वाराणसी में गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। नहीं जी, सिप्रा पर होता है, गंगा नदी के तट पर वाराणसी में। यहाँ तो कुंभ आयोजित होता है 12 वर्षों के अंतराल पर, कुंभ। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? केवल एक ठीक हो जाएगा। क्या बोलेंगे? केवल एक ठीक हो जाएगा। तो सिंगस्त मेला कहां पर हो गया आपका? उज्जैन में। तो स्टेट बताओ, राज्य कौन सा हो जाएगा? किस राज्य में आयोजित होता है? बोलेंगे किस राज्य में ये आयोजित होता है? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया जो सिंहस्थ मेला है, जो सिंहस्थ मेला है वो आपका आयोजित होता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के कोई दो उत्सव आप मुझे बताओ फटाफट से। मध्य प्रदेश के कोई दो उत्सव, कल आपने रिवाइज किया होगा, मैंने आपसे कहा था खजुराहो उत्सव। खजुराहो उत्सव जो है साथी, ये कितने दिन तक मनाया जाता है? मध्य प्रदेश का है। तो आप कहेंगे खजुराहो उत्सव भैया 6 डेज मनाया जाता है, यानी कुंभ का आधा होता है। नीरजा उत्सव कहाँ का है? नीरजा उत्सव ये भी मध्य प्रदेश का है। नीरजा उत्सव। लोक रंग बताओ कितने दिन मनता है? लोक रंग उत्सव जो कि आपका मध्य प्रदेश का ही है, कितने दिन मनता है? 5 डेज मनता है, 5 डेज। रसनवा कहाँ का है? रसनवा ये भी एमपी का है, रसनवा। आपसे पूछे साथी आपका पीर बुधान, पीर बुधान कैसे याद कराता था मैं, याद है क्या? पीर बुधान क्या बोलोगे? भगोरिया, भगोरिया, भगोरिया आपका। और साथी एक होता था हमारा घड़लिया। कैसे करते थे हम करते थे मध्य, एमपी से याद रखते थे मध्य, मध्य। कि जो नीर होता है वो किसी चीज के मध्य में ही होता है। नीर अर्थात जल कहाँ पर होगा? मध्य में होगा। भाई पानी के बाहर, लोटे के बाहर थोड़ी हो सकता, लोटे के मध्य में होगा। लोगों के रंग आपको बीच रास्ते में जाके पता चलेंगे। रस किसी चीज में से निकलता है तो बीच में से निकलता है, बाहर नहीं होता। गन्ने में भी रस कहाँ होगा? मध्य में होता है, बीच में। पीर बुधान, बुध भी कहाँ आता है? महीने में भी, सप्ताह में, सॉरी, बीच में ही आता है। बहुत सारे लोग मध्य में भाग जाते हैं, ठीक है। घड़े के मध्य में क्या होता है? नीर होता है। नीर बोले रेल नीर, समझते हो ना? नीर अर्थात पानी। क्या बोलेंगे? नीर अर्थात पानी। अब हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर कुछ और स्टेट के
सॉरी, इसको थोड़ा डार्क करेंगे, कल वाला डार्क बोलेंगे। मुझे बताओ आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कोई दो उत्सव बताओ आप मुझे। तो छत्तीसगढ़ के अगर उत्सवों की साथ ही हम बात करते हैं तो यहाँ पर हरेली सबसे इम्पोर्टेंट है। और अपने छात्र होने का परिचय एक बार दीजिए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का हरेली है तो हरेला कहाँ का है? ना जाने मैंने इस दिल्ली पुलिस के लिए आपको कितनी बार ये बताया होगा। एक परफेक्ट आंसर आएगा। क्या कहता था? छत्तीसगढ़ में ई आता है, हरेला में आ में आता है उत्तरा। क्या आएगा? उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड। तो हरेली हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया हरेली। राजिम कुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। राजिम कुंभ याद है, जब रिवाइज हुआ तो मुस्कुराना है। क्या बोलेंगे? भोजली कहाँ का है? भोजली ये छत्तीसगढ़ का है, भोजली। मंडई कहाँ का है? मंडई, तो मंडई ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है। पोला पूछ ले, पोला कहाँ का है? तो ये भी छत्तीसगढ़ का है। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। आप मुझे बताओ बिहार के कोई दो उत्सव, बिहार के। तो बिहार के महत्वपूर्ण है कौन कौन से? सामा चकेवा है। सामा चकेवा कहाँ का है? वो बिहार का है, सामा चकेवा, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सोनपुर मेला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सोनपुर मेला। किससे संबंध रखता है सोनपुर मेला? पशुओं से संबंध रखता है। मुझे बताओ अभी हाल ही में छठ पूजा बनाई गई। छठ पूजा कितने दिन मनाई जाती है? छठ पूजा, तो छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है? बिहार में। और छठ पूजा कितने दिन मनती है? 4 डेज। किसकी पूजा होती है? डूबते और उगते सूर्य की पूजा होती है। आप मुझे बताओ राजस्थान के कोई दो उत्सव, राजस्थान के कोई दो उत्सव बताओ। तो क्या बोलेंगे भैया? गणगौर। अगर आप कहीं दो याद रखने हैं तो गणगौर और मोमासर मैं कभी नहीं भूलूंगा। गणगौर और मोमासर। मैं आपसे बोलूं पंजाब के दो उत्सव यदि याद रखने हैं तो कौन से रखेंगे? तो पंजाब के दो याद रखेंगे, माघी और आपका छापर। माघी और छापर मेला, माघी और छापर मेला। बाकी बैसाखी सबसे महत्वपूर्ण होता ही है, ये सबको याद होता है। होला मोहल्ला याद होता है, होला मोहल्ला। भाई हो हल्ला हो गया मोहल्ले में, उसने पंजा मार दिया। एक आपका लोहड़ी, लोहड़ी वो महत्वपूर्ण है ही, लोहड़ी, लोहड़ी। क्या बोलेंगे? कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। अच्छा बैसाखी मुझे बताओ किस डेट को मनाया जाता है? डेट आपसे पूछी है, उम्मीद करेंगे। बहुत बढ़िया आर्यन मलपुर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत गजब लिखा। पंजाब। मुझे बताओ हरियाणा, हरियाणा की अगर बात करते हैं आपसे तो हरियाणा क्या बोलोगे? पिंजौर। कौन है? पिंजौर, पिंजौर हरियाणा। गुग्गा नाम क्या बोलोगे? गुग्गा नाम, गुग्गा नाम। और आपका सूरज कुंड, सूरज कुंड ये कहाँ के हैं? ये आपका साथी सूरज कुंड, ये हरियाणा में मनाया जाता है, हरियाणा में। ठीक है, बहुत शानदार सर जी, ऐसे ऐसे नाम है। बेटा अभी तैयारी शुरू करी होगी आपने, इन बच्चों को तो याद है सबको, इनके फिंगर टिप्स है। इनको ये नाम नए नहीं लगते, इनको बहुत पुराने लगते हैं। ये तो बच्चे ये कहते हैं जी कुछ और नाम लेके आओ। बोलेंगे जी निम्नलिखित देशभक्ति गीतों का उनके गायकों और संगीतकारों से मिलान कीजिए। माँ तुझे सलाम, ये पैटर्न है, एडिक्यूटिव पैटर्न ये आएगा, याद रख लेना इस पैटर्न को। देशभक्ति गीत और गायक। माँ तुझे सलाम ये किसका है? ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, ये लाल क्या बोलेंगे, लता मंगेशकर जी ने गाया था। ये बाद में 1962 के जो भारत चाइना युद्ध था उसके जो शहीद है, भारत चीन युद्ध, उसमें जो शहीद लोग हो गए थे उनके बाद में उनकी शहादत को याद करने के लिए किसने लिखा था ए मेरे वतन के लोगों को? इसको कवि प्रदीप ने लिखा था। किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने, कवि प्रदीप ने इसको लिखा था। और गाया है इसको लता मंगेशकर जी ने। ठीक है, ये देश है वीर जवानों का, भारत का रहने वाला हूं, और माँ तुझे सलाम। तो माँ तुझे सलाम ये किसका है? ए आर रहमान का है। किसका है? ए आर रहमान का। और ये देश है वीर जवानों का, ये है मोहम्मद रफ़ी का। किसका? मोहम्मद रफ़ी का। और भारत का रहने वाला हूं ये महेंद्र कपूर का है। तो क्या बन जाएगा सही मिलान बताइए जरा। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन एक ही एकदम से ठीक हो जाएगा, ऑप्शन एक। मुझे बताओ एक साथी, मैं कुछ गाने आपसे पूछूंगा, उम्मीद करूंगा आप परफेक्ट आंसर देंगे। एक गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले, ये अभी CHSL में पूछे गए। मेरे देश की धरती क्या बोलेंगे? सोना उगले, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एक तो ये गाना बताओ। एक बताओ तेरी मिट्टी, ये किसने गाया है? तेरी मिट्टी अभी CHSL में पूछा गया था। तेरी मिट्टी का राइटर कौन है? तेरी मिट्टी, तेरी मिट्टी किसने गाया है? सॉरी, संदेशे आते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर मूवी का गाना है, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। ए वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन आबाद रहे तू, ये किसका है? आबाद रहे तू, ये बहुत चर्चित है, पूछा जाता है। एक बता दो आप मुझे, चक दे इंडिया, चक दे, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, इसको साथी किसने गाया है? एक लहरा दो तिरंगा, ये किसका है? लहरा दो, लहरा दो, ये किसका है? एक गाना बताओ आप मुझे, शाबाशियां, क्या बोलोगे? शाबाशियां जो सॉन्ग है ये किसका है? शाबाशियां सॉन्ग किसका है? तो मेरे देश की धरती सोना उगले, ये किसका है? महेंद्र कपूर का। किसका है? महेंद्र कपूर। कई साथियों के आंसर में देख पा रहा हूँ, एक दो साथी का नाम दिखाया करो भैया, शुभम भाई, जो आपका आंसर दे। तेरी मिट्टी किसका है बताएंगे एक बार? युवराज सिंह जी ने कहा है, बी प्राक का सॉन्ग है। किसका है? बी प्राक का सॉन्ग है। संदेशे आते हैं, सोनू निगम, क्या बोलोगे? सोनू निगम का सॉन्ग है, सोनू निगम का। ए वतन वतन आबाद रहे, तो ये तुम मुझे बताओ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया बताएंगे, सुखविंदर सिंह है। कौन है? सुखविंदर, सुखविंदर सिंह है आपका, चक दे इंडिया के, चक दे इंडिया के। लहरा दो तिरंगा प्यारा, अरिजीत सिंह। कौन है जी? अरिजीत, अरिजीत सिंह है आपका, लहरा दो के लिए अरिजीत सिंह है। इसके लिए शिल्पा राय, क्या बोलोगे? शाबाशिया के लिए शिल्पा राय और अभिजीत श्रीवास्तव का है। शिल्पा, शिल्पा और अभिजीत, शिल्पा और अभिजीत ने इसको गाया है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ये किसका है? ये भी भैया अरिजीत सिंह का है। किसका है? अरिजीत, अरिजीत सिंह का है, अरिजीत सिंह का, ठीक है, अरिजीत सिंह का। कौन है जिसने आपका, मुझे बताओ, 3 और 3 6, 6 के जिसको साथी आपका गायक पता थे, थम्सअप करके बता दो भैया, मैंने ठीक बताए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी 1896, 1892, 1898, 1894, किस वर्ष में? तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, जिसको हम आईओसी के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, कब बनी थी? 23 जून, 23 जून 1894 को, 23 जून 1894। इसीलिए 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसको हम बोलते हैं ओलंपिक दिवस। क्या है? इसी दिन की वजह से इसको ओलंपिक दिवस भी कहा जाता है, या ओलंपिक डे भी इसको हम कहते हैं। मुझे बताओ, इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो संस्थापक थे इसके पियरे डी कोबार्टिन, पियरे डी, पियरे डी कोबार्टिन कौन थे इसके? पियरे डी कोबार्टिन साथी इसके अध्यक्ष थे, पियरे डी कोबार्टिन। हेडक्वार्टर बताओ इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है लुसाने। और लुसाने कहाँ पर स्थित है आपका, ये बताएंगे, कहाँ पर है? लुसाने हमारा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको बताने, वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जरूर पूछा जाएगा, तो क्या बोलेंगे? आपका क्रिस्टी कोवेंट्री है। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कहाँ से हैं क्रिस्टी कोवेंट्री? ये आपका जिम्बाब्वे से हैं। कहाँ से हैं? जिम्बाब्वे से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कौन से नंबर के? एक तो ये 10वें हैं, 10वीं, और साथ ही ये आपका पहली महिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कौन है? पहली महिला है और 10वें नंबर की है। ऐसे ही ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए। एक पूछा जाता है आपका कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है, जिसको हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बोलते हैं, वो कब बना था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये कब बना था, जरा बताएं। आईओए, इसको बोलते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ बताएंगे जी। भारतीय ओलंपिक जो संघ था, इसकी स्थापना हुई है आपका आईओ की 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। सबका आंसर आना चाहिए, मन मन में बोला करो, कमेंट जरूरी नहीं है। आईओए क्या बोलेंगे? ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा, प्रिवल्ली कांति टेक परमेल उषा। क्या बोलोगे? पीटी उषा इसकी कौन है? आपका अध्यक्ष है। और ये भी कौन बनी थी? इसकी पहली महिला बनी, इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण है। कौन है? पहली महिला अध्यक्ष इसकी रही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। अगर मैं आपसे पूछूं जो ओलंपिक का ध्वज है उसमें छल्ले कितने हैं, तो आप कहेंगे 5 है। लेकिन कितने महाद्वीप का नेतृत्व करते हैं, तो आप कहोगे 6 महाद्वीप का, 6 कॉन्टिनेंट को वो आपका रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओलंपिक का जो फ्लैग है उसमें कौन से कॉन्टिनेंट की भागीदारी नहीं है, बोलेंगे अभी फटाफट से, कौन से कॉन्टिनेंट की? ये आपको पता होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपका दोराबजी टाटा थे। पहले पहले अध्यक्ष थे वो दोराबजी टाटा, जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट।
बहुत शानदार। अंटार्कटिका का भैया रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत शानदार। अब मुझे कुछ एक बात बताओ यहाँ पर, अगर हम आपसे पूछ लें, अब हम आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे बड़ा अच्छा सा। ओलंपिक में जो साथी एक ध्वज होता है, ध्वज किस ओलंपिक से आया था? ध्वज यानी कि फ्लैग, फ्लैग आया था 1920 में, जो आपके एंटवर्प में ओलंपिक हुए थे। कहाँ पर? एंटवर्प में ओलंपिक हुए थे। ओलंपिक में जो मसाल है वो किस वर्ष से शुरू हुई थी? ध्वज यानी कि अगर मसाल की बात करें, टॉर्च की बात करें, वो शुरू हुई थी 1928। कहाँ पर हुए थे? 1928 में नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में ओलंपिक। नीदरलैंड यानी कि नीदरलैंड में जगह थी एम्स्टर्डम शहर, एम्स्टर्डम। दरअसल में था क्या, एम्स्टर्डम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1928 में हमें कौन सा मेडल मिला था हॉकी में? आंसर आ जाए जबरदस्त सा तो मजा आएगा सुन के भी कि हाँ हमने किसी को पढ़ाया है। टीवी पर जो इसका ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी, टीवी पर कब से आना शुरू हुआ था? 1960 के ओलंपिक से आना शुरू हुआ था। मुझे बताओ इसमें जो मैस्कॉट होता है, मैस्कॉट होता है शुभंकर, वो कब से आना शुरू हुआ है? तो शुभंकर इसमें आना शुरू हुआ है आपका 1968, जो मैक्सिको का था, मैक्सिको का था। 2028 में कहाँ पर होंगे और 2032 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे? 2028 में ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स, एलए में। कहाँ पर? लॉस एंजल्स, यूएसए में, यूएसए में आपका ये होंगे। और 2032 के कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे ब्रिस्बेन में। कहाँ पर? ब्रिस्बेन शहर में होंगे। 24 वाले तो सब जानते हैं, करंट अफेयर्स में 24 का आप पढ़ चुके होंगे। एक बार थम्स अप करें। अक्की ठाकुर हमेशा से सही आंसर आप देते हैं, कह रहे हैं 1928 में हॉकी में इंडिया को गोल्ड मिला था। ठीक है, 2024 का पढ़ चुके हैं। 2024 का आज और दे देते हैं आपको एक डेटा। ठीक है, रिवीजन के लिए अपने नोट्स में लिखो, साइड में, जो मैं कह रहा था साइड में एक पेज रखना। तो उसमें करंट अफेयर्स में जाकर के जो आपके नोट्स हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अभी के जो आपके पेरिस ओलंपिक थे, एक बार एक दिन आप उसको जरूर रिवाइज कर लेंगे, किसी दिन भी समय निकाल के 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे, एक बार उस डेटा को पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी इंडिया में होने फाइनल नहीं है। बोलेंगे भारत के ओलंपिक इतिहास में संबंधित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है जी? कर लेंगे विचार, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या विचार है? भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक कुश्ती में आया, जिसे केडी जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। एकदम सही बात है भाई, पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक है। कौन सा पदक था ये बताओ? ब्रॉन्ज था या सिल्वर था या गोल्ड था? भैया कांस्य पदक आया था। व्यक्तिगत पहला जो पदक आया है हमारा वो कांस्य आया था। 1952 हमारे दादा ने जीता। ठीक है, हमारे सबके दादा हैं यार। कथन 2, अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय एथलीट थे जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता, जब उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण जीता। गलत बात है, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक नहीं, अगर लिखता व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक लिख रहा है क्या? तो ये तो बात पहले वाली सेम ही हो गई ना। तो पहला व्यक्तिगत पदक तो है कांस्य के रूप में केडी जाधव जी का, लेकिन इनका पहला व्यक्तिगत पदक नहीं है, क्योंकि पहला व्यक्तिगत तो 1952 में ही आ गया। तो ये क्या होना चाहिए था? यहाँ पर स्वर्ण पदक होना चाहिए था। बाकी सारी कहानी सही है। तो क्या ठीक हो जाएगा? केवल एक। कुछ साथी सी लिख रहे हैं। अभिनव बिंद्रा के आंसर की तो मैं आपसे गलत उम्मीद करता ही नहीं हूँ। अभिनव बिंद्रा की बुक का नाम बताओ फटाफट से, फटाफट से। जो मैं क्वेश्चन पूछूं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या बोलोगे? शॉर्ट एट हिस्ट्री। 2008 में गोल्ड जीत के लाए थे, पहला व्यक्तिगत इनका गोल्ड है। बात समझ में आई? गच्चा नहीं खाना है, ठीक है ना। आगे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को कच्चा खाना है, कच्चा। यहां पर हम आपसे पूछेंगे जैसे कि क्या, सॉरी क्या था, भारत के ओलंपिक इतिहास में। ठीक है, भारत के ओलंपिक इतिहास की बात करेंगे तो मुझे बताओ पहली महिला कौन है? पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता, पहली महिला पदक प्राप्त करने वाली कौन है? आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनसे पहले किसी महिला को मेडल नहीं मिला था ओलंपिक में। कर्णम मल्लेश्वरी को किस में मिला? इनको भारोत्तोलन में मिला था। किस में मिला था? भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में मिला। वेट लिफ्टिंग में किस में? सन 2000 में मिला। और वो ओलंपिक थे आपके सिडनी में ओलंपिक थे। कहाँ थे? सिडनी ओलंपिक में। बहुत पूछा जाता है। कितने दोस्त बताएंगे कौन सा मेडल मिला था इनको? इनको भैया कांस्य पदक मिला था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली महिला। अब मैं पूछूं प्रथम व्यक्ति 2 मेडल जीतने वाले कौन है? प्रथम व्यक्ति जिनको 2 मेडल मिले ओलंपिक में, 2 मेडल, तो वो कौन है? वो थे पहलवान सुशील कुमार। कौन है जी? सुशील कुमार है, पहलवान सुशील कुमार। ठीक है,
मुझे बताओ सबसे युवा कौन है मेडल पाने वाले ओलंपिक में, सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे युवा। तो याद रखेंगे अमन सहरावत। अभी आपने 2024 के जो पेरिस ओलंपिक थे इसमें पढ़े होंगे। किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। सबसे युवा खिलाड़ी। मुझे बताओ प्रथम महिला, प्रथम प्रथम महिला, प्रथम महिला जिनको साथी आपका क्या बोलेंगे, बैडमिंटन में सॉरी, प्रथम महिला जिनको बैडमिंटन में मैं आपका मेडल मिला ओलंपिक में, तो क्या बोलेंगे? पीवी सिंधु हैं। कौन है? पीवी पीवी सिंधु हैं। एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली महिला कौन है? एक ही ओलंपिक में दो मेडल, एक ही ओलंपिक में दो मेडल किसने प्राप्त किए हैं? दो मेडल पाने वाली वो मनु भाकर हैं। अभी बहुत चर्चित रही मनु, मनु भाकर हैं। पहला रजत पदक भारत के लिए किसने जीता था? मुझे बताओ पहला रजत पदक, पहला सिल्वर जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? पहला रजत पदक जो आया वो व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं हम, तो कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। कौन है? राज्यवर्धन सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कब मिला था इनको? 2004 में, जब एथेंस ओलंपिक थे। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और इनको मिला था डबल ट्रैप शूटिंग में। किसमें? डबल ट्रैप शूटिंग में इनको मिला था, डबल ट्रैप शूटिंग में, याद रखना डबल ट्रैप शूटिंग में। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है, हॉकी से सबसे इंपॉर्टेंट है। नीचे स्वर्ण दिया गया है सर, कहां पर दिया गया है स्वर्ण? नीचे स्वर्ण दिया गया है। अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय एथलीट थे जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। बच्चा ये बात तो यहां पर खत्म हो गई ना। अभिनव बिंद्रा पहले पहले भारतीय एथलीट थे जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। तो उन्होंने पहला व्यक्ति, जब उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, बेशक बाद में स्वर्ण पदक जीत लिया है, वो कह रहे हैं जब उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, तब उन्होंने, वो भारत के पहले एथलीट बन गए जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। ये गलत हो गया। बेशक बाद में स्वर्ण पदक दे रखा है, तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बेशक उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत ओलंपिक पदक पहला नहीं था। ये बस शब्द देखिए, पहले भारतीय नहीं बने थे वो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले। उनसे पहले बहुत लोग जीत चुके थे। आपका लिएंडर पेस उनसे पहले जीत चुकी है, कर्णम मल्लेश्वरी उनसे पहले जीत चुकी हैं सन 2000, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उनसे पहले जीत चुके हैं, केडी जाधव उनसे पहले जीत चुके हैं। बात समझ में आई? थम्स अप करें, थम्स अप करें। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। अब आते हैं आगे, अब आते हैं हम हॉकी की अपनी परफॉर्मेंस पर। मुझे बताओ हॉकी में कितने गोल्ड हमने जीते हैं आज तक? हॉकी में, हॉकी, इंडिया हॉकी की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के हॉकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो कितने हमारे पास में? 8 गोल्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 1 सिल्वर है हमारे पास में और 4 ब्रॉन्ज है। तो कुल मिलाकर के कितने मेडल हम हॉकी में आज तक लेके आए ओलंपिक में? 13 मेडल। पहला जो मेडल आया था हमारा, जो पहला हॉकी का गोल्ड आया था, पहला गोल्ड किस वर्ष में आया? तो वो 1928 में आया। फिर हम लगातार जीतते रहे, 1932 में, 1936 में, बताएंगे फटाफट से। 1936 में हमने जीता है नहीं, 1940 में हुए नहीं ओलंपिक, 1944 के नहीं हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, 1948 में हम आज़ाद हुए थे, ब्रिटेन को मारा हमने यहाँ पर, 1952 में हमने जीता, 1956 में, लेकिन हम 60 में नहीं जीत पाए थे। ये बात याद रख लेना। क्या हमने 60 में भी जीता है? कोई बताएगा क्या 1960 में हमने जीता था? आप कहेंगे नहीं, 1964 में जीता और लास्ट हमारा आया था 1980 में। तो ये बहुत पूछा जाता है, इंडिया ने किस वर्ष में गोल्ड नहीं जीता? हर साल। बस 1936 और 1940 और 44 को आपको छोड़ देना, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से 1945। तो ऐसा थोड़े बम फेंके जा रहे थे और इधर ये मैदान हो जाता। तो यहाँ पर कौन जीत गया था 1960 में? यहाँ पर पाकिस्तान जीत गया था। कौन जीत गया था यहाँ पर? पाकिस्तान जीत गया था। तो पहला ये कहाँ पर हुआ था? एम्स्टर्डम में। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्स्टर्डम अर्थात नीदरलैंड में ही 1928 में हुआ था। मुझे बताओ इंडिया हॉकी ने 2024 में कौन सा मेडल जीता था? 2024 पेरिस में। तो 2024 पेरिस में हमारा आया था आपका कांस्य। क्या आया था? कांस्य। किसको हराया था? यहाँ स्पेन को हमने हराया था। स्पेन को हरा करके, स्पेन को हराया था, स्पेन को हराकर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं ओलंपिक जब आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा, इस बार 2024 जो पेरिस ओलंपिक था, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपका 71th, क्या 71वीं रैंक थी, 71वीं। क्या मिला? क्योंकि हमको 1 सिल्वर मिला और 5 ब्रॉन्ज मिले थे, 5 ब्रॉन्ज मिले थे, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मिला।
पहले नंबर पर कौन सा देश रहा था? यूएसए और चाइना 40-40 गोल्ड के साथ में। पहले पर कौन था? पहले पर आपका यूएसए था और दूसरे पर आपका चाइना था। ये रैंकिंग थी इनकी, पहले पर यूएसए, दूसरे पर चाइना था। ये हमको पता होना चाहिए, कॉमन सी बात है। जब आप ओलंपिक को पढ़ोगे तो आपको ये पेरिस ओलंपिक आज मैंने टारगेट दिया है उसको साइड में लिख लेना, ठीक है? बोलेंगे अभी फटाफट से आंसर करेंगे। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां पर आयोजित किया गया था? 1976 में। क्रिकेट पढ़ना है भैया, क्रिकेट पढ़ना है तो क्या बोलेंगे? ये बंगलौर में आयोजित किया गया था 1976 में। कहा? इंडिया और वर्सेज कौन था इसमें? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। अगर मैं पूछूं पहला ओडीआई, पहला वनडे इंटरनेशनल ये कब खेला था वुमेन्स का? पहला ओडीआई ये इंग्लैंड के खिलाफ खेला था 1978 में, 2 सालों के बाद में। 2 साल के बाद में ओडीआई पहले टेस्ट। ओडीआई का मतलब वनडे इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक साथी ने बहुत अच्छा आंसर दे रखा है, 1980 का जो ओलंपिक है वो मास्को रूस में अंतिम गोल्ड था। ऊपर दिखाओ शिवम भाई, बोलेंगे भाई? सारे लोग आंसर करेंगे, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्या बोलेंगे? एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं आपसे? हाँ, मेंस के बताओ, मेंस का जो फॉर्मेट है, मेंस का जो फॉर्मेट है उसमें टेस्ट पहला कब खेला गया था? टेस्ट पहला 1932 में खेला गया। अगर मैं पूछूं ओडीआई पहला कब खेला गया तो ओडीआई 1974 में खेला गया। पहले टी20 की बात करें तो पहला 2006 में, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। और पिंक बॉल टेस्ट कब खोला गया ये आप मुझे बताओ, पिंक बॉल टेस्ट पहला कब खेला गया? पिंक बॉल टेस्ट ये आपका 2019। किसके खिलाफ खेला था पहला टेस्ट मैच इंडिया ने? तो इधर तो किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिया की बात कर रहे हैं। तो किसके खिलाफ आपका खेला था? तो टेस्ट मैच जो खेला था आपका ये इंग्लैंड के खिलाफ। पहला ओडीआई जो खेला वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। टी20 खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और पिंक बॉल टेस्ट खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। किसके? बांग्लादेश के खिलाफ। अगर अभी रिसेंट में आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, ओडीआई हुआ था वुमेन्स का, ओडीआई हुआ था आपका, बोलेंगे भी फटाफट से सर एक बार वुमेन्स का देख लीजिए, आपका उसमें क्या हो गया? वुमेन्स का देख लीजिए एक बार। प्रथम महिला बैडमिंटन में, नहीं नहीं नहीं, यहां पर देखो हमने एक गलती की है, पीवी सिंधु नहीं आएंगी, साइना नेहवाल आएंगी, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। इस तरह कभी भी हो तो आप मेरी मदद करें। अभी भी एक साथी ने मदद की है, ठीक है? वो फैक्ट की वजह से कई बार हो जाता है, क्योंकि साइना नेहवाल कब जीती है? 2012 में साइना नेहवाल, और पीवी सिंधु को मिला था 2016 में। ये हम यहाँ पर फैक्ट बताने जा रहे थे आपको, 2 मेडल वाला। किसका? 2 मेडल वाला। अच्छा, पीवी सिंधु को कितने ओलंपिक मेडल मिल चुके हैं? ठीक है, वो पहली महिला है, बताएंगे कितने ओलंपिक मेडल मिल चुके हैं? एक बार थम्स अप करिए जी भैया, इसको हम करेक्ट कर चुके हैं। बोलेंगे फटाफट से आंसर करो। मैंने पूछा आपसे, जो पीवी सिंधु है उनको कितने मेडल मिल चुके हैं, कितने मेडल मिल चुके हैं? एक छोटी सी कहानी पर आते हैं। छोटी सी कहानी किसकी आएगी हमारी? अभी रिसेंट में, हमारा रिसेंट में जो ओडीआई वर्ल्ड कप वुमेन हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 किसका? जो वुमेन हुआ, बताओ कौन जीता है उसको? ठीक है, कौन जीता है उसको? फीमेल, वुमेन की बात करें या फीमेल की बात कर लें? ठीक है, वुमेन कौन जीता है इसको? इसका विजेता, इसकी जो विजेता रही वो भारतीय टीम रही। कौन रही? भारतीय टीम रही। और किसको हराया हमने? साउथ अफ्रीका को हरा दिया। रनर अप कौन था इसमें? रनर अप था आपका साउथ अफ्रीका। तो बताओ कितने रनों से हराया था, कितने रनों से? तो विजेता भारत रहा, तो कितने रनों से जीता था भारत इसमें? 52 रन से, 52 रनों से जीता था, 52 रन से। कैप्टन कौन थी इंडियन टीम की? कैप्टन कौन थी? कैप्टन थी इसमें सैफाली वर्मा। क्या बोलोगे? सैफाली वर्मा, सैफाली वर्मा। और यही कौन रही थी फाइनल में वुमेन ऑफ द मैच बोलेंगे, सॉरी, वुमेन ऑफ द मैच रही थी आपका। तो सैफाली वर्मा। कितने रन बनाए थे इन्होंने भैया? 87 रन बनाए थे, 87 रन बनाए थे, ठीक है? अब मुझे बताओ ये जो मैदान कौन सा हुआ था? मैदान, मैदान किस मैदान में हुआ था आपका? ये हुआ आपका डी वाई पाटिल में। किसमें? डी वाई पाटिल, जो कि आपका कहां पर है? मुंबई में एक मैदान है, डी वाई पाटिल, डी वाई पाटिल, ठीक है? और तो कोई बात नहीं इसमें। हाँ, सॉरी, मैन ऑफ द मैच मैंने यहाँ कैप्टन लिख दिया, उनको कैप्टन मेंशन कर दिया। सैफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच रही थी, सैफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच रही थी, क्योंकि कैप्टन तो हमारी वुमेन टीम की कौन थी इसमें? जो कैप्टन थी, कैप्टन थी आपका हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत, हरमनप्रीत कौर इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, ठीक है?
हरमनप्रीत कौर, और तो कोई बात इसमें महत्वपूर्ण हमको दिखती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम बीसीसीआई के बारे में सोचेंगे, बीसीसीआई के बारे में मुझे बताओ। इंडिया जैसे एक तो आईसीसी है, आईसीसी जानते होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी जो है, आईसीसी जो 1909 में बना था आईसीसी, जिसका अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपका जय शाह। कौन है? बोलेंगे भाई फटाफट से, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये आपका जय शाह है। क्या बोलोगे? जय शाह, जय शाह। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दुबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर। आईसीसी की होगी बात। अब हम आपसे पूछें बीसीसीआई की बताओ, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ये इंडिया के क्रिकेट के लिए बीसीसीआई, कहाँ? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पूछा जाएगा आपसे, वानखेड़े में, वानखेड़े, वानखेड़े मुंबई में। कल हमने आपको बताया था वानखेड़े में हम कौन से साल वाला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते हैं, तो वानखेड़े में हम जीते हैं दोस्त आपका, क्या कहोगे भैया जी? हम जीते थे वहां पर 2011 वाला, 2011 वाला। इसके अगर पहले अध्यक्ष की बात करूं, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे इसके आर ई ग्रांट गोवेन। कौन थे? आर ई ग्रांट, आर ई ग्रांट याद रख लो, काफी होगा, पहले अध्यक्ष। वर्तमान में बताओ कौन बने और कौन से नंबर के बने? वर्तमान में बने आपका मिथुन मनहास। कौन? मिथुन मनहास बने हैं। और कौन से नंबर के बने हैं बोलो जी? 37वें। तो 36वें कौन थे भैया? फिर 36वें कौन थे? फटाफट से आंसर कर दे। 36वें आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का क्या नाम है? दोस्त ब्लू कलर में जो बॉक्स है, अच्छे छात्रों को मैं कल भी बता चुका, आज भी एक दो बार मैं कह चुका हूं, ये आपके रिवीजन के लिए टॉपिक्स हैं। आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में प्रैक्टिस सेट को एक बार रिवाइज करके और अपने लिए कम से कम 1 से 2 घंटे निकाल के जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ इनको थोड़ा थोड़ा समय देना है। एक दिन में नहीं होंगे, 2 दिन में, 2 दिन में नहीं होंगे, 3 दिन में। और तुम सोच रहे हो नहीं एक टॉपिक को मैं 15 दिन पढ़ूंगा, तो चाचा अभी 3 साल तैयारी और करनी पड़ेगी, ये सोच लेना। क्या बोलोगे? गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का क्या नाम है? गीतांजलि श्री है, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड, इसका जो मुझे बताओ इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था इस बुक का? टॉम्ब ऑफ द सैंड का, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो किसने किया था? इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो ये पहली भारतीय लेखिका बनी थी, इसका ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल ने किया है। अभी हाल ही में मिला क्या? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर, बुकर 2 तरह के, एक तो 1969 में शुरू हुए बुकर मैन पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? 2005 से ये शुरू हुए हैं। कब से? 2005 से ये शुरू हुए हैं। और अभी रिसेंट में जो चर्चित रहा, ये याद रख लेना, 2025 के लिए किसको मिला है? 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है। किसको? बानू, बानू मुश्ताक को। कौन सी बुक इन्होंने लिख दी है? हार्ट लैम्प। क्या बोलोगे? हार्ट लैम्प के लिए, हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को मिला है 2025 में, हार्ट लैम्प के लिए। अच्छा, ये किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, कन्नड़ भाषा में। तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? जैसे डेजी रॉकवेल ने, उसका इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद है वो दीपा भस्ती ने किया है। किसने किया है? दीपा भस्ती ने किया, दीपा भस्ती ने। किसने किया इंग्लिश ट्रांसलेशन? दीपा भस्ती ने किया, दीपा भस्ती ने। अब हम आपसे कुछ राइटर पूछेंगे, अरुंधति राय, किरण देसाई, झुंपा लाहिड़ी। अच्छा, मैं आपसे कुछ बुक्स पूछूंगा, आप बताना मुझे, कुछ बुक्स हम आपसे पूछेंगे। अनअकस्टम्ड अर्थ किसकी है? क्या बोलोगे? अनअकस्टम्ड अर्थ, हिंदी में लिख देना। क्या बोलोगे? अनअकस्टम्ड अर्थ, अन आ कस्टम्ड, कस्टम्ड अर्थ, ये किसकी बुक है? अनअकस्टम्ड अर्थ, हिंदी में थोड़ा जल्दी लिख जाता है बस। अनकस्टम्ड अर्थ हो गई आपका। द नेम सेक किताब मुझे बताओ किसकी है? द नेम सेक, ये किसकी बुक है? द नेम सेक बहुत चर्चित किताब है। द नेम सेक हो गया आपका, एक किताब आती थी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये किसकी बुक है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। तो आप कहोगे ये सब किताबें हैं झुंपा लाहिड़ी की। किसकी? झुंपा लाहिड़ी की। और अक्सर ये पूछी जाती हैं भैया, ये वुमेन राइटर जो थी ना, जो अभी लिखी हुई थी, जैसे वुमेन राइटर जो थी, ये बहुत पूछी जाती हैं। आप मुझे बताओ, एक किताब पूछेंगे हम आपसे, मदर मैरी कम टू मी, ये किसकी बुक है बताओ? मदर मैरी कम टू मी, कम्स टू मी, ये किसकी बुक है? तो आप कहोगे ये अरुंधति रॉय की है। और एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो तो है ही अरुंधति रॉय। यूपी पुलिस याद है क्या पूछ ली थी उसने? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को मामूली चीजों का देवता किसने लिखी है? मामूली चीजों का,
मदर मैरी कम्स टू मी, क्या बोलेंगे, इन कस्टडी, क्या बोलोगे, इन कस्टडी। ये किसकी बुक है, इन कस्टडी, अनीता देसाई की बुक है। किसकी है, अनीता अनीता देसाई की बुक है, अनीता देसाई की बुक है, ठीक है। एक आप मुझे बताओ, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, ये किसकी है, बिफोर वी विजिट द, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, ये किसकी है, तो ये है आपका चित्रा बनर्जी की। किसकी, चित्रा बनर्जी दिवाकरणी जिनको हम बोलते हैं, चित्रा बनर्जी की, चित्रा बनर्जी की बुक है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है, जो एकदम से सही क्रम है, वो बताएंगे फटाफट से। कौन सा शब्द क्रम सही है, बोलेंगे भाई, फटाफट से बताएंगे। सबका आंसर आए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र या संप्रभु। क्या बोलेंगे, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र और आपका क्या बोलेंगे, नहीं गलत है, क्या बोलेंगे आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें पंथ निरपेक्ष, अखंड और समाजवादी की, ये शब्द कब जुड़े थे, जैसे पंथ निरपेक्षता की बात हम करते हैं, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हो गया आपका, अखंडता शब्द हो गया, अखंडता, एकता और अखंडता, पहले एकता शब्द था, और समाजवादी, समाजवादी शब्द कब जुड़े थे, यानी कि क्या बोलेंगे इसमें, जो हमारा सेक्युलर वर्ड है, इंटीग्रिटी वर्ड है और सोशलिस्ट वर्ड है, ये कब जुड़े थे, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भैया जुड़े थे। किसके द्वारा, 1976 के द्वारा जुड़े थे। हम आपको बताते थे प्रस्तावना में कितने जस्टिस बताए गए हैं, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना को आज पढ़ना है आपको एक बार, उसमें कितने न्याय की बात की गई है, ठीक है। एक तो न्याय पूछे जाते थे, तो न्याय कितने हैं उसमें, 3 न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता कितनी बताई गई है उसमें, कितनी तरह की फ्रीडम की बात की गई है, तो स्वतंत्रता उसमें 5 प्रकार की बताई गई है। तो न्याय पूछा जाता था, स्वतंत्रता पूछा जाता था, और कितने प्रकार की समता की बात की गई है, कितने प्रकार की इक्वलिटी की, 2 प्रकार की समता की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके पास में नहीं है। तो क्या बोला हमने, जो न्याय है वो कितने हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 है। स्वतंत्रता कितनी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता कितनी है, प्रतिष्ठा और अवसर की, 2 तरह की समताएं हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, किसका उल्लेख है, बताएंगे एक बार। इंडिया दैट इज भारत एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया दैट इज भारत एज प्रेसिडेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोलोगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसमें कहा गया है, यानी कि संघ का नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है भाग 1 में। किसमें, भाग 1 में। मुझे बताओ, भाग जो हमारा 2 आता है, यानी कि जिसको हम सॉरी भाग 2 नहीं, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है, नए राज्यों का प्रवेश। ये नए राज्य कैसे होंगे, यानी कि अगर हमारे प्रवेश कर रहा है कोई भारत में जो भारत की सीमा में नहीं है, जैसे कि सिक्किम किससे आया होगा, आर्टिकल 2 से आया होगा। आर्टिकल 3 से क्या होता है बताएंगे, आर्टिकल 3 से जो भारत की सीमाओं के अंदर है, उसमें क्या होता है, किसी भी नए राज्य को आपको बनाना है, जैसे उत्तराखंड बनाया यूपी से, किसी राज्य की स्थापना करनी है, उसका क्षेत्रफल, मतलब अगर किसी राज्य से बन रहा है तो किसी का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या उसकी सीमा भी तो फिर बदल जाएंगे, जो क्षेत्रफल कम ज़्यादा होगा, हाँ जी, सीमा उसकी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। अगर हम उसका नाम क्या है, नाम बदल रहे हैं किसी का, ठीक है। जैसे मैं कहता था आर्टिकल 3 के 3 उदाहरण याद रखो, CUJ, क्या, CUJ, CUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बना, 1 नवंबर सन 2000 को बना, किस राज्य से अलग होके, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को बना, किस राज्य से अलग होके, और आपका झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बना, किससे अलग होके, बताइए जरा। तो छत्तीसगढ़ तो किससे अलग हुआ था, आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था MP से, उत्तराखंड अलग हुआ था UP से, और झारखंड किससे अलग हुआ था, आपका बिहार से। किससे, बिहार से अलग हुआ था। तो 3 में 3, यानी भारत के अंदर के राज्यों को यदि आपको बदलना है तो वो आर्टिकल 3 के अनुसार बदलते हैं, ये हमको याद रखना है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के सूचीबद्ध क्रम रूप में व्यवस्थित करें। संविधान, इनका बस आंसर कर दे। फंडामेंटल राइट रटे हुए हैं ना सबको, फंडामेंटल राइट नायक बैच में बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से, एक एक दिन में 2-2, 4-4 अनुच्छेद आपको पढ़ाए थे। बस एनर्जी दें ताकि मुझे पता चले। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का आज पढ़ लेना एक बार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में आता है, आर्टिकल 32 में, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इसको बिलीव ही कर लेते हैं, है ना।
स्वतंत्रता का अधिकार ये किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आपका आर्टिकल 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारा वो किस में आता है? आपका 23 से 24 में आता है। और समानता का जो अधिकार है वो आता है आपका आर्टिकल 14 से 18 में। तो पहले कौन सा आ जाएगा? आपका 4 पहले आ जाएगा, 4 के बाद में आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 4 2 3 1 बन जाएगा, 4 2 3 1 हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो 2 देशों से लिया गया है। क्या बोलेंगे भाई फटाफट से? 2 देशों से। कौन कौन से 2 देश हैं? आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में 2 बातें की गई हैं। एक तो कानून के समक्ष समानता। क्या बोलोगे? कानून के समक्ष समानता, ये किस देश से लिया है बताएंगे? कानून के जो आपका समक्ष समानता की बात है वो किस देश से ली गई है? यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो याद रख लेना ये ब्रिटेन से लिया गया। इक्वलिटी बिफोर द लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं पर अगर हम पूछें आपसे कानून के समक्ष संरक्षण कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष, कानून के जो समक्ष संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है? यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कैसी है वहां आपका साथी? आर्टिकल 25 से 28 की बात करें, 25 से 28 इसमें क्या आती है? इसमें धार्मिक स्वतंत्रता आती है। क्या आती है? धार्मिक स्वतंत्रता आती है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आती है। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि इसमें 29 से 30 में क्या आता है? आर्टिकल 29 से 30 में क्या आएगा? इसमें साथी आपका शिक्षा, संस्कृति, अल्पसंख्यकों के लिए उसकी बात की गई है। यानी कि एजुकेशन की, कल्चर की, किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए, उनके अधिकारों की बात की गई है। अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए बात की गई है। ठीक है। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था, सब जानते हैं। 19 के एफ को हटा दिया गया। 19 के एफ को, उसको हटा करके जो संपत्ति का अधिकार था किस अधिनियम से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया था। उसको अब बना दिया गया एक कानूनी अधिकार। अब वो क्या बन गया है? एक बोले भी फटाफट से। यानी कि जो हमारा आर्टिकल इसमें हुआ करता था 19 का एफ, ठीक है, और आर्टिकल 31 ये कहाँ पहुंचा दिए गए? ये पहुंचा दिए गए आर्टिकल 300 ए। पहले ये मौलिक अधिकार होता था, अब क्या हो गया है? ये एक लीगल राइट है, बस कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। याद रखेंगे इस बात को। क्या है ये? आपका क्या बोलेंगे? कानूनी अधिकार है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? बोलेंगे फटाफट से। कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? बोलेंगे नहीं, गलत है दोस्त। सैफाली वर्मा रही हैं। सैफाली वर्मा, सैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा ने। अनुच्छेद 21 सी और 22 है तो कौन से जोड़े गए थे? अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ा गया। 16 का 6 कब हुआ था? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमसे बताएंगे? आर्टिकल 15 जैसे कि मैं बात करूं 15 का 1 किस किस के आधार को मना करता है? भाई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे आप। किसी का जन्म किसी भी वंश में हुआ है तो उसके आधार पर भेदभाव आप नहीं करोगे। कास्ट के बेसिस पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के स्थान के आधार पर, भाई किस जगह पर, गांव का है तो शहर का है, ठीक है, और क्या लिंग के आधार पर। और जो पूरी दुनिया में जितने, मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ चल रहा है, सब लोग एक दूसरे को उपदेश देने में लगे हुए हैं कि दुनिया कैसे बेहतर होगी, मानवता कैसे बेहतर होगी। सिंपल फंडा आर्टिकल 15 का प्रयोग करो अपनी जिंदगी में, आप खुद को एक बेहतर मानव पाएंगे। इसका प्रयोग आपने कर लिया, यानी कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। कोई भी, आप किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। जाति का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करोगे। कोई ऊंचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब समान है। हम इंसान सब समान है, किसी जाति के आधार पर नहीं। ऐसे नहीं बोलोगे आपकी ये शहर का है तो ज़्यादा अच्छा होगा, गांव का है तो गवार है, इस तरह का नहीं। लिंग यानी कि जेंडर के आधार पर, महिला पुरुषों के अंदर पर, आप इसको फॉलो करिए अपनी लाइफ में। आर्टिकल 15। अब ऐसा नहीं, अब आर्टिकल 15 मूवी घर पर देखो आप और फिर घर जाते ही बोलो कि इस जाति के लोग हैं, इनका गिलास हम अलग रख देते हैं। तो यानी कि हम देखते और सुनते तो बहुत कुछ हैं, है ना, हमको अच्छा भी लगता है, लेकिन हम उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। तो ये आर्टिकल 15 एक है। आर्टिकल 15 2 क्या कहता है बताएंगे? 15 का जो 2 है उसमें भी जो सबसेक्शन ए है वो कहता है किसी भी व्यक्ति को होटल, दुकान, जो साथी आपका रेस्टोरेंट है, वहां पर क्या बोलोगे, भोजन देने से या आने से उसको रोक नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो 2B है, 2B क्या कहता है? कोई भी जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे पार्क है, कोई आपका कुआं है,
ठीक है, सार्वजनिक स्थल है, वहां पर साथी आप उसको इंकार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और 15 के 4 में क्या दिया गया है, 15 के 4 में आपका एससी और एसटी को विशेष प्रावधान है, क्या है, विशेष विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। अब हम आपसे पूछेंगे ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी एससी एसटी उनको शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है? आप कहोगे हाँ भैया। तो जो 15 का 5 है वो क्या बता रहा है, जो आपका अदर ओबीसी हो गए, आपका शेड्यूल क्लास हो गई या शेड्यूल आपका ट्राइब हो गई, इनको कहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों में, अर्थात आपका जितने भी शैक्षणिक संस्थान होंगे, शैक्षणिक संस्थान होंगे उन सभी में क्या मिलेगा, इनको आरक्षण मिलेगा। शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात ये करता है, रिजर्वेशन की। ये अब आर्टिकल, पहले तो होता था किसी जमाने में सिर्फ 15 पूछ लेता था, अब क्या करता है, आपसे देगा किसी व्यक्ति को होटल दुकान स्टेटमेंट बना के दे देता है, उसके अनुसार रोक है, चारों ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये चारों पता होने चाहिए दोस्त, ठीक है, चारों पता होने चाहिए। नेक्स्ट, विधि अधिकारी लीगल ऑफिसर की नौकरी के लिए पात्र होने के बावजूद श्री एक्स को उपरोक्त पद के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था। श्री एक्स अपने किस अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ थे? तो क्या बोलेंगे, नहीं बुलाया गया, तो इसका मतलब क्या, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिला, अवसर की समानता उनको नहीं मिला, जो कि आर्टिकल 16 का 1 है। क्या है, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर पर समानता, ये उनको नहीं दिया गया। भाई इसमें भी वही है, 16 के 2 में वही बात की गई है जो 15 में बात की गई थी, भाई धर्म जाति इन सब के आधार पर आप किसी प्रकार का लोक नियुक्ति में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, नहीं करोगे। आगे आएंगे, कॉमन जानते होगे, जैसे इसमें आर्टिकल 19 लिखा हुआ है, यहां देखना ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल आर्टिकल 17 में क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, उपाधियों का अंत है। ये मैं तुमसे उम्मीद करूंगा इतनी कॉमन चीजें आप जानते होंगे। आर्टिकल 19 देखिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ये हुआ आपका रामबाण टॉपिक, पैनेशिया टॉपिक, पैनेशिया कैसे पैनेशिया टॉपिक है ये। आर्टिकल 19, आप शांतिपूर्वक हथियारों के शांतिपूर्वक बिना हथियारों के, बिना हथियार समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं है आप सभा में गए 8 लोग, एक ने यहाँ कट्टा लगा रखा है, एक ने पिस्टल लगा रखी है, ऐसे नहीं, शांतिपूर्वक डंडा लेके जा रहे हो, नहीं जी, शांतिपूर्वक। आर्टिकल 19(1)(a) सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। बी 4 क्या है, भाई लोग आ गए सभा में, कहां पर, भाई लोग सभा में आ गए। C4 क्या हो गया आपका, संगठन बन गया, से संगठन, सी से संगठन, याद रख लेना, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। D4 क्या है आपका, दे किसके लिए, आवागमन के लिए पैसा, D4 दे आवागमन के लिए पैसा। A4 क्या है, कहीं भी निवास करने के लिए, तो ई निवास करोगे तो एम्प्टी होना चाहिए, निवास करने के लिए, बसने के लिए। और G4 क्या, भाई जी लगता, अगर व्यापार अच्छा चलता रहता, पैसा अच्छा चलता रहे, तो इनको अलग अलग भी पूछ लेगा तो आप बता देंगे। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? बोलेंगे उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, बोलेंगे। वेरी गुड, दिखाई भी ऊपर क्या कह रहे हैं, शराब वाचन 3 अब यार इसका तो मैं कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता, 3 वाचन हुए हैं संविधान सभा में। चलो भाई आगे, बच्चा ये चीजें आप वेरीफाई कर लिया करो। देखो अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखोगे और अगर आप लिखोगे और मुझे पता होगा तो मैं तुरंत ठीक कर दूंगा उसको, क्योंकि मुझे फिर ध्यान आ जाता, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ उस चीज़ को। लेकिन कुछ भी मत लिख दो कि वहाँ फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी वाली की किताब में ये लिखा है, ये सब नहीं लिखना है ना। वो आपको भी अपने आप से, आप भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो यार। मैं गवार आदमी हूँ, गाँव का आदमी हूँ, है ना। अभी बोला ना मैंने, नहीं बोलना है ऐसे, लेकिन मैं खुद को बोल सकता हूँ। तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो तो आप वो रिसर्च कर लिया करो थोड़ी सी, और इतनी चिंता नहीं करनी है ना। आगे आओ बोलो भाई फटाफट से। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की सुल्तान नहीं था? वो कौन है? वो नसरुद्दीन महमूद है। नसरुद्दीन महमूद कब से कब तक रहा था? नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक रहा था, क्योंकि ये संतान ना होकर के कौन था? उसका पोता था। क्या बोलोगे? पोता। इसको बोलते हैं सल्तनत काल का औरंगजेब। क्यों कहते हैं बताओ, एक शब्द लिखो। सल्तनत काल का औरंगजेब इसको क्यों कहते थे? कोई एक शब्द में बता सकता है इस बात का उत्तर?
वो सबसे होशियार बच्चे होंगे क्लास के, ठीक है। ये बलबन का दामाद था, बलबन का दामाद था, और बलबन ने अपनी बेटी की शादी करके शक्ति अपने हाथ में ले ली थी, क्योंकि बलबन ने एक पद ले लिया था, नायब मुमलिकात अर्थात प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद। कोई एक शब्द में इसका उत्तर बता सकता है क्या? इसको सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं तुम्हारे लिए। और माया शर्मा ने एक आंसर दिया है, कल भी इन्होंने ही सबसे पहले आंसर दिया था। इन्होंने आंसर दिया एक टोपी। टोपी। देखिए हमारी क्लास इतनी होशियार है और हम आंसर भी ऐसे ही मांगते हैं, तो हमने ये नहीं कहा इसको सल्तनत काल का औरंगजेब क्यों कहते हैं, तो लोगों ने लिख दिया है टोपी, क्योंकि टोपी सीकर ये जीवन व्यतीत करता था, ठीक है, अपना, और उन्हीं को बेचता था, कोई खर्चा नहीं करता था। ऐसी औरंगजेब था, वो भी खर्चा नहीं करता था खुद के ऊपर राजस्व के पैसे का, राजस्व के पैसे का। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की बेटी कौन थी। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है, वो कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासक बनी थी। कब से कब तक रही थी? 1236 से 40 तक। कैथल में डाकुओं ने इसकी हत्या कर ली थी। लेकिन मुझे बताओ, इसको कैद किसने किया था? रजिया सुल्तान को जो तुर्क के चहलगानी बनाई थी इल्तुतमिश ने, जो 40 तुर्क सरदार थे उसमें से एक सरदार ने रजिया को कैद कर लिया था, उसका नाम बताओ। वो भैया नाम है आपका अल्तुनिया। 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 और किस किले में रखा था इसको कैद करके? वो किला था किला मुबारक। तो आपसे क्वेश्चन है, किला मुबारक जो था वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो किला मुबारक है आपका भटिंडा में। कहाँ पर है? भटिंडा, जिसको हम पहले तबर हिंद भी कहते थे, वहां पर स्थित है। इसने रजिया को कैद कर लिया था। रजिया ने इसकी तरफ आंखों का इशारा कर दिया था कि मेरे महबूब, मेरे सपनों में सिर्फ तुम ही आते हो, क्यों ना हम तुम शादी कर लेते हैं, अभी तुम एक तुर्क सरदार हो, मुझसे शादी करते ही तुम दिल्ली के राजा बन जाओगे, क्यों मुझको तुम कैद करते हो? फंसे में आ गया था बेचारा, इसके साथ चल गया था। बाकी तुर्क सरदारों ने इनके खिलाफ जब युद्ध किया वहां से, तो इसको उल्टे पैर भागना पड़ा। रजिया भी मारी गई, अल्तुनिया भी मारा गया इश्क में, ठीक है, इश्क में दोनों बर्बाद। तो यहां पर बात याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे आओ। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तुगरिल खां का विद्रोह बोलेंगे भी फटाफट से, बोले। ऊपर दिखाएं क्या कह रहे हैं? सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, एक बच्चे ने कहा आपका गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था और रो रही हैं। क्या नाम है इनका? रो रही हैं, रो रहे हैं? सुंदर सैनी। हाँ बेटा वही है, रेत की समाधि। वह उसमें पेपर में लिखा हुआ है टॉम बॉम द सैंड। टॉम समाधि को कहते हैं, सैंड रेत को कहते हैं। आओ तुम। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान का विद्रोह हुआ था। तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ हुआ था बताएंगे भैया? बलबन बताओ पहले तो। बलबन 1265 से लेकर के 1265 से लेकर के 1287 तक रहा। बलबन को ही हम क्या बोलते हैं? बलबन को ही कहा जाता है जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया, द शैडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही। कौन कहता था खुद को? ये कहता था हमें ईश्वर की छाया, ये खुद ही ईश्वर समझता था खुद को। इसको बोलता था नियामत ए खुदाई। बोला रिप्रेजेंटेटिव है हम उसके, हम कहेंगे जो कहेंगे। नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई। आदमी खुद भी कुछ भी कह देता था। फ्रेडरिक नीसे ने नहीं कहा, उसने नाहिलिज्म थ्योरी में उसने कहा गॉड इज डेड, ईश्वर मर गया है। तो क्या बोलेंगे? नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई। इसके समय पर जो आपका 1279 में एक अकवा आक्रमण हुआ था, ठीक है, 1200। मैंने आपको बताया था इसने क्या हाल किया था वहां जाकर के, बंगाल खाल उतरवा ली थी इसने। बलबन, बलबन का बहुत खौफ था। बलबन की अगर हम बात करते हैं, बलबन ने आपका गैर इस्लामिक प्रथाओं से दरबार को फुलफिल किया था। गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली दरबार में इसी ने शुरू की थी, क्योंकि ये फारसी पद्धति में दरबार को सजवाता था, फारसी पद्धति। बताओ इसने कौन कौन से उत्सव को इसने शुरू किया था? तो इसने नवरोज उत्सव शुरू कराया। नवरोज उत्सव इसने क्या कराया था? शुरू कराया था। नवरोज उत्सव इसने शुरू कराया था। दो प्रथाएं इसने कौन कौन सी चलाई थी? सिजदा पाबोस, मुझको देख करके झुक जाओगे, क्योंकि ये बौना था हाइट में, 3.5 फीट का। इसका कोई खौफ नहीं था। इसने नीचे इसको इसलिए लेके आए थे खरीद के, इसके जो मालिक थे, कि ये घोड़ों को नीचे से साफ कर देगा, ऐसे ऐसे साफ कर देगा ये, ऐसे घोड़ों को, है ना। तो इसको बेचारे को इसलिए लेके आए थे। बड़ी इसके साथ दिक्कत हुई थी, लेकिन जब ये राजा बना तो ये अपने साथ अंगरक्षक लेके चलता था। वो हर समय जिल्ले इलाही नारे लगाते हुए चलते थे, खौफ का माहौल, किसी को कोई भी दंड दे देता था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके याद रखना। एक गुप्तचर विभाग भी था, इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता था कहीं पर। गुप्तचर विभाग था जो इसने बनाया, बरीद ए मुमालिक। क्या बोलोगे? बरीद ए मुमालिक।
बरीद ए मुमालिक नाम का विभाग इसने बनाया था। ठीक है, खुद को ये किसका वंशज बताता था? खुद को बोलता था मैं अफर सियाब का वंशज हूँ। किसका? अफर सियाब का वंशज, एक योद्धा था, अफर सियाब का वंशज उसको ये कहता था। ये बात याद रखेंगे। कौन? बलबन कहता था, बलबन। बलबन किस वंश से संबंधित है बोलेंगे भी फटाफट से? तो वो आपका क्या बोलेंगे? बलबन ये था आपका किससे? गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश से। हंस क्यों रहे हो भाई? अरे हंस रहे हो। जलालुद्दीन खिलजी, सुबह सुबह हंसने लग जाते हो। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में मंगोल भारत में बस गए? तुम उनकी तरह तो नहीं हो गए जो सुबह सुबह हंसते हैं इकट्ठे होके? तुम्हारे ऊपर उनका परछाया तो नहीं पड़ गया है? बोलो। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में मंगोल भारत में बस गए? नसरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी? फटाफट से बताओ। सारे लगेंगे। तो बड़ी संख्या में ये आए थे जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर क्या बोलेंगे? लगभग 4,000 लोग आ गए थे। और इसी के टाइम पर कहां पर बस गए थे? मंगोलपुरी में बस गए थे। मंगोलपुरी में, मंगलपुरी में ये बसे। जलालुद्दीन खिलजी क्या है? खिलजी वंश का संस्थापक है। कब से कब तक रहा था? 1290 से 1296 तक। ठीक है। इसकी जो हत्या कर दी थी वो किसने कर दी थी? इसकी हत्या इसके भतीजे एके ने, एके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी कब तक आ गया था गद्दी पर? 1296 से लेकर के 1316। इस बार एग्जाम में ये वर्ष तुमसे पूछे जाएंगे, दोनों के दोनों याद रख लेना, दोनों के दोनों। तो हत्या किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसके भतीजे के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ओके। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया था? द्वितीय सिकंदर जो टाइटल है आपका, क्या बोलेंगे? बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी यही है। खुद को क्या कहता था? इसका भी विजन था दुनिया की तरह सिकंदर को हम जीतेंगे, इसीलिए इसने कहा था खुद को सिकंदर ए सानी। और जब इसने राजस्थान पर आक्रमण की बात की थी तो किसी ने कहा क्या सिकंदर ए सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? उन्होंने कहा था हाँ, बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। आइए क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। क्या क्या टाइटल है अलाउद्दीन खिलजी के? टाइटल बताओ फटाफट से। युग का विजेता, युग का विजेता। और इसको बोलेंगे अब आपका सिकंदर ए सानी। क्या बोलोगे? सिकंदर ए सानी। इसके बचपन का नाम बताओ। सिकंदर ए सानी बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था अली गुरसास्प। क्या बोलोगे? अली गुरसास्प किसका नाम था? इसी का नाम था अली गुरसास्प। इसकी उपलब्धियां आप मुझे बताओ। इसने क्या किया था? स्थायी सेना का गठन किया सबसे पहले। क्या बोलोगे? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना, स्थायी सेना किसने? इसी ने शुरू की थी आपका। इसने क्या किया था? इकता प्रथा को खत्म करके क्या दिया था? नगद वेतन, नगद वेतन। इकता प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन ने भी थोड़ा प्रयास किया था उसको रेगुलराइज करने का, लेकिन वो असफल रहा था। तो नगद वेतन इसने दिया था आपका। घोड़े दागे किसने? इसी ने दागे। घोड़े, घोड़े दागने की प्रथा इसी की है, घोड़े दागे। सैनिकों का इसने हुलिया लिखवाया। ठीक है, सैनिकों का हुलिया। घोड़े इसने दागे थे, याद रखना। घोड़े को मार्क कर देता था ना, मैं कहानी सुनाई थी पूरी, थम्स अप करके बताया करो यार मुझे, भैया पता है सब कुछ। हल्की और भारी 10 रुपए सवारी में घोड़ा नहीं ढोगे तुम, क्योंकि घोड़े युद्ध के लिए हैं, तुम इनको सवारी में। लोग क्या करते थे? सवारी ढो देते थे उनसे। इसलिए कहा घोड़े को मार्क कर दो, ये युद्ध के, सवारी वाले अलग होंगे। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? सैनिकों को हुलिया, सैनिकों को हुलिया इसने लिखवाया। बाजार इसने नियंत्रण किया। 20 वर्ष इसने बाजार में रेट नहीं बढ़ने दिए। वहां अधिकारी रखे, मांस कटवा लेता था कोई महंगा, काला बाजारी करेगा। सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक वितरण, अब गरीब का पेट काटा जा रहा है, कोई देखने को तैयार नहीं है। ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो किसने शुरू की थी? इसी ने शुरू की थी। ठीक है। इसने शराब और मादक पदार्थों पर क्या लगा दी थी? शराब और मादक पदार्थ यानी जितने भी टॉक्सिक होते हैं उन सब पर इसने क्या करा ली थी? रोक लगा दी थी, रोक रोक। इसने सिर्फ 3 टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, 3 कर इसके टाइम पर। कौन कौन से थे? खराज, खुम्स और आपका जजिया। खराज, खुम्स और आपका जजिया। बाद में इसने गढ़ी और घड़ी और क्या बोलते हैं उसको, घड़ी और चरी कर, ये बाद में लगाए थे इसने, बाद में। ठीक है, ये इसने बाद में स्थापित किए थे। ठीक है। बोलेंगे भी फटा सर आपकी क्लास जैसे कि कोई फेस्टिवल हो, पूरी लाइब्रेरी के बच्चे क्लास को देख रहे हैं, सबकी स्क्रीन पर आपकी क्लास चल रही है। ये मेरे दोस्त प्यार है आप सब लोगों का, और यही प्यार एक दिन बदलाव लेके आएगा, तुम देखना। बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? अच्छा, बदलाव लाने की प्रक्रिया में तुम साथ हो कि नहीं हो?
क्योंकि बहुत सारे लोग हमको ये सिखाते थे। मैं छोटी से आपका 30 सेकंड का टाइम लेना चाहूँगा। अभी आपने देखा रिसेंट में बहुत सारी जगह पर आपका इलेक्शंस हुए, बहुत सारे लोग हैं, लोग कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति को जो है वो चुनाव हार गया था। कुछ उदाहरण लोग मुझे बताते हैं कि जी ध्यान रखना वो चुनाव हार गए थे, और वो उनका इतना बड़ा नाम था, वो चुनाव हार गए थे। अभी बिहार में क्या आपका नाम बताया कि नहीं साथियों ने? देखिए, व्यक्ति की उपलब्धियां अलग हैं। ग्राउंड पर आप मुझे एक बात बताना, ये जो लोग थे, क्या ये वहां के लोगों से कनेक्टेड थे, या एक पैरासूट की तरह उतार दिए गए कि जाइए ये बड़ा नाम है, ये चुनाव लड़ लेंगे? कभी ये उस जनता के पास गए भी थे? उस जनता से इनके कुछ संबंध भी थे? क्या ये उसी क्षेत्र में हमेशा रहे थे? क्या ये लोगों से कनेक्ट थे? क्या वहाँ के जो स्थानीय लोग से उनसे वो कनेक्ट थे? क्या स्थानीय लोग जो थे वहाँ के उनको जानते थे, या वो उन स्थानीय लोगों को जानते थे? तो सवाल क्या आएगा आपका? नो। और यही मूल कारण है। मूल कारण यही है। आप कहोगे हाँ भैया वो तो कनेक्ट ही नहीं करते, उस बड़े नाम की वजह से उनको उतार दिया जाता था, और वहाँ की जनता उनसे कनेक्ट ही नहीं करती, तो वो देखती नहीं उनको। तो अपनी तुलना तुम मत करना, ठीक है? तुम सुपर हीरो हो हमारे। आएंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था? बाजार नियंत्रण से किसका संबंध नहीं था? दीवान रियासत का बिल्कुल संबंध था। ये किससे था? ये आपका कॉमर्स मिनिस्टर था एक तरीके का, ये समझो। ये वाणिज्य मंत्री था, ये इस कामों को देखता था, वाणिज्य का, कॉमर्स का काम ये देखता था। सेना ये मंडी देखता था, हाँ जी। ये व्यापारियों पर कंट्रोल के लिए था। किस पर? व्यापारियों पर। व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए था। किसके लिए? व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए ये था। बरीद ए मंडी ये गुप्तचरों की नियुक्ति करता था। किसकी? भाई जो स्पाई होंगे वो भी देखेंगे। गुप्तचरों की नियुक्ति करता था। गुप्त घरों की मत लिख लेना। गुप्तचरों की नियुक्ति ये आपका करता था, क्योंकि चुपचाप देखते थे वो। अच्छा, ग्राहक बन के चला जाता था कोई कोई व्यक्ति, ठीक है? अब ग्राहक बन के चला जाता था। दरोगा ए मंडी नहीं होता था इसमें, दरोगा ए मंडी नहीं था, दरोगा ए मंडी नहीं था, याद रखना, ठीक है? जो सहनाई मंडी था, इसको मंडियों का प्रमुख भी कहते थे। क्या कहते थे इसको? इसको मंडियों का प्रमुख कहते थे। मंडियों का प्रमुख, याद रखेंगे, मंडियों का प्रमुख इसको बोलते थे। वित्त विभाग जो था उसको क्या कहा जाता था अलाउद्दीन के समय पर? वित्त विभाग को क्या कहते थे? इसको बोलते थे दीवान ए विजारत। क्या कहा जाता था? फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवान ए विजारत कहा जाता था। और जो आर्टिलरी डिपार्टमेंट था, जो सैन्य विभाग था, उसको क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए आरिज। क्या कहते थे? दीवान ए आरिज। और जो विदेश विभाग था, जो फॉरेन मैटर्स को देखता था, उसको क्या बोलते थे? विदेश विभाग, उसको बोलते थे दीवान ए रशालत। दीवान ए रशालत। इसके समय पर मुझे बताओ, अलाउद्दीन के समय पर जो मापतोल का अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? मापतोल का जो अधिकारी होता था, मापतोल जो मेजरमेंट को देखता था सारे को, कि सही मेजरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी बाजारों पर इसने बहुत ध्यान दिया था। मापतोल का जो अधिकारी था उसको कहा जाता था नाजिर। क्या बोलोगे? नाजिर। नाजिर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि माप के लिए कौन सा आदेश इसने दिया था? भूमि माप के लिए इसने जो आदेश दिया था उसका नाम है जबीता आदेश। तो यह कभी भी पूछे जबीता आदेश किसने जारी किया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो उसके उत्तर के अभियान आप जानते हैं। उत्तर अभियान, उत्तर के अभियान कितने प्रमुख अभियान है उसके? उत्तर के अभियानों की बात करते हैं तो मुझे बताओ, गुजरात में वो कब गया था? गुजरात में उसका जो अभियान था वो 1297 में हुआ था। 1297 पूछे जाते हैं ये। रणथंबोर में वो कब गया था? रणथंबोर में वो 1301 में गया। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है चित्तौड़। चित्तौड़ कब गया था? जिसका नाम बदल के उसने खिजराबाद कर दिया था अपने बेटे के नाम पर, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में वो गया था 1303 में। यहीं से कहानी आती है रानी पद्मिनी की। मालवा, मालवा कब गया था आपका? 1305 में। 1305 में। 1305 में। ऐसे ही दक्षिण के अभियान अलाउद्दीन के, तो अलाउद्दीन खिलजी के एक बार आज आप लिखिए होमवर्क में, अलाउद्दीन के दक्षिण के अभियान हम पढ़ेंगे भैया, ठीक है? अरे ओए, पार्टी के भक्त मत बनो यहाँ पर कोई भी। क्लास में सिर्फ पढ़ना है, क्लास में कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे तो फिर मिर्च लग जाती है बहुत लोगों को ठीक है? यहाँ पर आओ, वृद्ध हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। कक्षा में सिर्फ पढ़ेंगे, फोकस करें क्लास पर। एथिक्स को फॉलो करें, एथिक्स को फॉलो करें। रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से, ठीक है? कक्षा को कक्षा में कक्षा की तरह करें। रिक्वेस्टिंग टू यू। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी आप लोग जानोगे, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ोगे,
हर व्यक्ति, हम ये कहते हैं कि हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है। हर व्यक्ति कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। आप किसी व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक दबाव मत बनाया करो किसी बात का, ठीक है। कोई भी सही, आपस में ही तुम लड़ जाते हो, ठीक है। तो मैं मतलब अपने विचारों की लड़ाई लड़नी है। जब चीज़ें सही हैं तो आपको उनको पुट करना है। आपके अपने विचार, आप किधर चलना चाहते हैं, आपको आइडियोलॉजीज को समझना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे आप समझोगे। और ज़रूरी भी नहीं है सब लोग समझ के जाते हैं इस दुनिया में। बहुत सारे लोग बुद्धू भी मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मूर्ख होके ही पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं और मूर्ख होके ही मर जाते हैं। ज़रूरी भी नहीं है एनलाइटनमेंट सबका होता है ना। लेकिन मैं तो उम्मीद यही करूँगा आप उस एक वर्ग में से बने जो एनलाइटन वर्ग होता है, जो जानता है, जो सोच समझ सकता है, ठीक है। सोच समझ सकता है। लेकिन जैसे कि अ, मतलब इसके लिए आपको उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वृद्ध हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कराकोरम हिमाद्री। क्या बोलेंगे? हिमाद्री, हिमाद्री। इसी हिमाद्री को हम महान हिमालय, ग्रेट हिमालय क्या बोलते हैं? फटाफट से अब कक्षा पे फोकस करेंगे सारे लोग, अतिरिक्त बातें कोई नहीं, सिर्फ आंसर। क्लास में आंसर के अलावा शुभम भाई कोई भी बात करे उसको मुक्ति दे देना। सर्वोच्च हिमालय, क्या बोलते हैं इसको? सर्वोच्च हिमालय। संसार की जितनी भी ज्यादातर ऊंची चोटियां हैं वो किसमें है? वो महान हिमालय में ही मौजूद है। हिमालय के कितने भाग हैं मुख्यतः? हिमालय के साथ ही आपका जो हिमालय है उसके 4 भाग मुख्यतः कहे जाते हैं। 4 भाग, जैसे कि एक इसमें आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किस किस के बीच का क्षेत्र है बताओ फटाफट से? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय है साथी आपका, ये सिंधु और सतलज के मध्य है। सिंधु और सतलज जो नदी है उसके मध्य वाले भाग को कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय, आप मुझे बताओ जो कुमाऊं हिमालय है हमारा, वो कुमाऊं हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच का है? सतलुज और काली नदी के मध्य। सतलुज और काली, ये बहुत पूछा जाता है। सतलुज और काली नदी के मध्य है, ठीक है। जैसे नेपाल हिमालय, वो किसके? काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है। कौन सा आपका? नेपाल हिमालय। तीसरा जो भाग है नेपाल हिमालय, ये किस किस के बीच में? नेपाल हिमालय हमारा काली और तीस्ता के बीच में। किसके? काली और तीस्ता नदी के मध्य है, इसके मिड में। चौथा हमारा आता है असम हिमालय। असम हिमालय किस किस के बीच में? तो असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। मुझे बताओ दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट कितनी है? सबका आंसर आए। जैसे कि मैं पूछूं आपसे, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसको सागर माथा भी कहते हैं। तो कितनी हाइट आती है इसकी? 8,848 मीटर आती है। कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। दूसरे नंबर की चोटी बताओ फटाफट से कौन सी है? केटू। केटू जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये भारत में स्थित है। कहाँ पर है? इसकी हाइट सारे लोग बताएंगे गॉडविन ऑस्टिन की हाइट कितनी है। तो कितनी ऊंचाई है? 8,611 मीटर है। तीसरी मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। कहाँ पर है? आपका भारत में स्थित है। इसकी हाइट आप मुझे बताएं, 8,598 मीटर है। तीनों की हाइट आपको पता होनी चाहिए, तीनों की हाइट। इनकी हाइट अब एग्जाम में माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा पूछे जाने लगी है। कंचनजंगा की हाइट कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेट है, कौन सी चोटी कहाँ पर है? केरल में। भारत की ऊंची चोटी आप पढ़ेंगे, स्टेट आपको पता होगा स्टेट में किस में कौन सी ऊंची चोटी है। तो केरल में कौन सी है? केरल में अनाईमुडी है आपका। नागालैंड की अगर बात करते हैं, नागालैंड में आपका क्या बोलोगे? आपका सारामती है। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर नंदा देवी है। और तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? डोडा बेट्टा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 3-4-3-4-2-1, 3-4-2-1 बन जाएगा। ये सबसे ऊंची चोटियां हो जाएंगी। मुझे बताओ दोस्त, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर है आपका। गुरु शिखर, गुरु शिखर की हाइट कितनी है आपका? 1722 मीटर। आपको याद है ना, मैं एक बार वहां ऊपर इस चोटी पे खड़े होकर आपसे हाइट पूछ रहा था। कितने लोगों को याद है? यहाँ पर खड़े होके हमने पूछा था आपसे गुरु शिखर कितनी है। इससे ऊपर 5 मीटर और है। राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की आप मुझे बताएं। वेस्ट बंगाल की बताओ। वेस्ट बंगाल का क्या है आपका? संदकफू। क्या है? संदकफू सबसे ऊंची चोटी है वेस्ट बंगाल की। एमपी की बताओ। मध्य प्रदेश की है धूपगढ़। क्या बोलोगे? धूपगढ़, धूपगढ़ है आपका। उड़ीसा की, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी बताओ। देवमाली। क्या बोलोगे? देवमाली है आपका। महाराष्ट्र की बताओ। महाराष्ट्र की कलसूबाई है। क्या है? महाराष्ट्र की आपका कलसूबाई शिखर बोलते हैं इसको। कलसूबाई आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बताओ। आंध्रा की, आंध्रा की सबसे ऊंची चोटी है आपका अरमा कोंडा। कौन सी है? अरमा कोंडा सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? आपका आंध्रा की, आंध्रा की।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? बोलेंगे अभी फटाफट से, छोटी छोटी बोलेंगे। सर ब्रह्मपुत्रा नदी और दिहांग एक ही है क्या? बोलेंगे अभी फटाफट से। सियांग नाम से बोलते हैं उसको, सियांग नाम से, सियांग नाम से। और जब अरुणाचल प्रदेश में ये पहुंच जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ये पहुंच जाती है, तो तब इसको दिहांग और सियांग दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, मतलब दूसरा नाम आप कह सकते हो, जनरली छोटे शब्दों में कहें, दिहांग का दूसरा नाम ही सियांग है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक है क्या? सैडल पीक, एकदम से ठीक बात है। कितनी हाइट है सैडल पीक की? तो सैडल पीक की हाइट है 732 मीटर, 732 मीटर। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा मुझे बताओ, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लद्दाख में तो हो गया आपका केटू, जो कि 8611 मीटर है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए जम्मू और कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब लिखना नून शिखर। कौन सी है? नून शिखर, नून शिखर। ठीक है, क्योंकि अब तो लद्दाख चला गया ना, उधर आपका लद्दाख हो गया, तो नून शिखर 7135 मीटर ऊंची है, 7135 मीटर ऊंची है। ठीक है, नून शिखर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम ऐसा है कि जो भारत में नहीं है, यानी कि भारत से उसका ओरिजिन नहीं होता, ओरिजिनेट नहीं होती इंडिया से? तो व्यास हो गई। व्यास क्या इंडिया से होती है? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास से ये चलती है, रोहतांग पास जो है हमारा, रोहतांग पास से। ठीक है, चिनाब आपका लाहौल स्पीति जिले से चलती है, इंडिया से ये लाहौल स्पीति जिले से ये चलती है, लाहौल स्पीति। ठीक है, रावी ये साथी आपका रोहतांग दर्रे से ही चलती है, जो वहां पर रोहतांग दर्रे में कुल्लू पहाड़ियां हैं, रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन सतलज नहीं चलती। सतलज नदी कहाँ से बहती है? सतलज बहती है आपका तिब्बत में राकसताल झील से, तिब्बत के राकसताल, कहाँ से? राकसताल, राकसताल झील से, राकसताल झील से, राकसताल झील से ये बहती है। ठीक है, राकसताल झील से ये बहती है। आप मुझे बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से है? ब्रह्मपुत्रा कहाँ से बहती है? ब्रह्मपुत्र, सारे लोग बताएं, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ से बह करके निकलती है? तो ये कहाँ से है? महा, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, मानी महा बोल देते मैंने, मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से। मानसरोवर जो झील है वहां से ये निकलती है। और मानसरोवर झील में एक जगह है आपका चेमायू गडुंग हिमनद, क्या बोलते हैं? चेमायू, चेमायू गडुंग, जो आपका साथी चेमायू गडुंग ग्लेशियर है, या हिमनद उसको कहें, भाई ग्लेशियर बहने से ही तो नदियां बनती हैं। तो ब्रह्मपुत्र हो गई आपका। मैं आपसे पूछूं गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी ये आपका साथी महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। क्या है? महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की जो हिल्स है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये आपका क्या गोदावरी नदी निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ियों से। कृष्णा, कृष्णा बोले आपका कहाँ से? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। नर्मदा बताओ फटाफट से, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की जो पहाड़ी हैं, अमरकंटक की जो पहाड़ी है उनसे निकलती है। अब मुझे बताओ कावेरी, कावेरी जहाँ से गोदावरी निकलती है, कावेरी आपका साथी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी। लेकिन ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये हैं आपका आपका कर्नाटक में, वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में ये स्थित है। ताप्ती नदी का बताओ, तापी नदी, तापी नदी कहाँ से निकलती है? वो मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। किससे? तापी नदी जो ताप्ती है ये आपका किससे निकलती है? ये आपका मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है, जो बैतूल जिले में है। कहाँ पर? आपका एमपी में, एमपी में स्थित है। और गंगा नदी तो आप जानते होंगे सब लोग, गोमुख से। कहाँ से? गोमुख, उत्तराखंड से। गोमुख से आपका, गोमुख, गंगोत्री भी कहते हैं उसको, गंगोत्री, गंगोत्री से। और यमुना बताओ फटाफट से, बंदरपूछ से निकलती है यमुना, बंदरपूछ से, जो कि यमुनोत्री है। क्या? बंदरपूछ यमुनोत्री, जो कि आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में किसके साथ में बिष्ट दोआब? दोआब आप समझते हैं दोस्त, दोआब, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, आब माने पानी, दो माने भूमि। ठीक है, दो दो भूमियों के बीच में जो पानी, जैसे कि गंगा जमुना का दोआब है, गंगा जमुना का दोआब है। बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? तो रावी एवं व्यास, व्यास एवं सतलुज, झेलम एवं चिनाब, चिनाब एवं रावी। देखो इसके नाम से देखना, बी आई, क्या बोलेंगे? BIST। तो ब्यास, ब्यास और ST बोले तो सतलुज। व्यास और सतलुज के मध्य ये है आपका। जैसे रावी और व्यास है, रावी और व्यास, तो इसको बोलते हैं RA होता है और CHE, क्या बोले? रावी और चिनाब आएगा वो तो, रावी और चिनाब। यहाँ देखिए ध्यान से,
RACHE, RACHE, तो इसको क्या बोल देते हैं, इससे से रचना बन जाता है नाम, रचना दो आब, रचना दो आब, रचना दो आब बनता है इसके बीच में, रचना दो आब, ठीक है। चाज किस किस के बीच में है बताएंगे फटाफट से। चाज ये चिनाब और झेलम के बीच में है, किसके, चिनाब और झेलम, CHE चिनाब, और आपका जे जैसे आता है आपका झेलम के मध्य है, झेलम के मध्य है, ठीक है, झेलम के मध्य याद रखेंगे। अगर हम जब बिष्ट दोआब की बात करते हैं तो ऐसे में आपको पंच प्रयाग पता होने चाहिए। पंच प्रयाग जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, थम्स अप करके बताओ। आप कहोगे हाँ जी पंच प्रयाग, तो पंच प्रयाग मैं बताऊंगा। पंच प्रयाग में कौन सी नदी कॉमन होती है, तो एक तो अलकनंदा तो कॉमन ही है सब में, अलकनंदा, और कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा सब जगह कॉमन रहेगी पांचों के पांचों प्रयाग में। अलकनंदा के साथ में कौन सी नदी जुड़ती है यहाँ पर, ये आपको मुझे बताना है, और वो जो स्थल बनता है आपका वो हम आपको बताएंगे, वो जो स्थल बनता है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपका मुझे बताना है आपको, जो धौली धौली गंगा है, धौली गंगा ये कहाँ पर मिलती है, धौली गंगा ये कहाँ पर मिलती है, नंदाकिनी कहाँ पर मिलती है, नंदाकिनी कहाँ पर मिलती है, मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है, मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है, भागीरथी कहाँ पर मिलती है, भागीरथी कहाँ पर मिलती है, और पिंडर, पिंडर ये कहाँ पर मिलती है। तो अलकनंदा के साथ धौली धुलना क्या बताते थे हम, विष्णु जी के पैर धुलने से याद रखो। नंदाकिनी में हम याद रखते थे आपको जो नंद है, तो यहाँ पर आपका नंद ही जुड़ता है, आपका विष्णु प्रयाग हो गया, तो यहाँ पर नंद से नंद प्रयाग ही हो जाता है, नंद प्रयाग। मंदाकिनी में हम बोलते हैं मंदा करो, रुद्र गुस्सा मंदा होना चाहिए, रुद्र गुस्से को बोलते हैं रुद्र प्रयाग मंदा रखो। भगीरथ लेके आए थे देवताओं को, देव प्रयाग देवताओं से कह के गंगा जी को। पिंडर कर्ण किसी से डरता नहीं, पिंडर डरता नहीं कर्ण किसी से, उसको किसी का डर नहीं है, उसको जिसके साथ रहना है उसका साथ निभाना है। बोलेंगे भाई फटाफट से। ब्रह्मगिरी क्या आपका दोनों राज्यों में, हाँ जी महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह फैली हुई है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन रेट को दिखाया जाता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या, मुद्रास्फीति दर नहीं, इन्फ्लेशन तो पूरे आपका अगर हम बात करते हैं, देखिए मुद्रास्फीति दर, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई में क्या हम एक वस्तु की बात करें तो I4 होता है इंडिविजुअल, I4 होता है इंडिविजुअल, जैसे कि मैं बात करने लगूं एक व्यक्ति की आय की, एक व्यक्ति की बात करूं तो तब वो इंडिविजुअल होगा। तो मुद्रास्फीति तो महंगाई दर तो पूरे मतलब एक व्यापक दर है ना, तो वो मैक्रो में आता है। देखो मैक्रो, मैक्रो होता है ना, ये लिखा हुआ होगा यहाँ पर, A4 होता है एग्रीगेट, क्या होता है, मतलब एक शब्द बता रहा हूं मैं आपको, इसको मान मत लेना सही में कि यही है, अंतर करने के लिए। देखो जब माइक्रो में कौन सी चीज़ आएंगे, I4 इंडिविजुअल, जब छोटी चीज़ों की बात करेगा तो माइक्रो में, जब बड़ी चीज़ों की बात करेगा एग्रीगेट, बड़े स्तर पर, जैसे कि राष्ट्रीय आय की मैं बात करने लग जाऊँ आपसे, ठीक है, या मैं आपसे GDP की बात करने लग जाऊँ, बड़े स्केल पर जब मैं आपसे बात करने लग जाऊँ, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेशनल इनकम है। A4 क्या है, A4 आपका ये क्या बोलेंगे, आपका ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, एकदम से ठीक हो जाएगा, समझ गए। अब देखो जैसे चाय की कीमत है, चाय की कीमत क्या है, ये कुछ लोगों को प्रभावित करेगी, प्राइस ऑफ टी, ठीक है, तो ये एग्रीगेट नहीं है, सबकी पूरे देश की बात नहीं चल रही है, क्योंकि चाय में सब चीजें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय में सबकी आय शामिल है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र GDP में आएगा नहीं, ये देखो व्यापक स्तर के माइक्रो मैक्रो में आएगा, किस में आएगा, ये मैक्रो में आएगा, समझ गए। तो I4 इंडिविजुअल यानी कि जो व्यक्तिगत चीजों की बात हो, व्यक्तिगत चीजों की बात हो, और एग्रीगेट अर्थात जब समग्र की बात हो। थम्स अप करके बताएं, इतने चीज से हम आसानी से इस अंतर को कर सकते हैं, आसानी से हम इसको अंतर को कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो मैक्रोज वर्ड से आया है, ये मैक्रोज, इसके बारे में जो व्याख्या 1936 में हुई थी, ये याद रख लेना बस। इसकी व्याख्या 1936 में किसने की थी, J.M. कीन्स ने की थी, किसने, J.M. कीन्स ने इसकी व्याख्या की थी, J.M. कीन्स ने, ठीक है, ठीक है, J.M. कीन्स ने। तो समष्टि में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, मैक्रो में कौन कौन सा आ जाएगी, जैसे GDP की मैं बात कर लूँ, नेशनल इनकम आपने देख ही लिया, आपका मुद्रास्फीति की बात कर लूँ, यानी इन्फ्लेशन की बात कर लूँ मैं आपसे, मुद्रास्फीति की बात कर लूँ, ये सब इसी में आएगा। बात क्लियर है। स्तंभ A में दी गई अवधारणा को स्तंभ 2 में उनसे संबंधित विवरण के साथ में मिलान कीजिए, ठीक है, मिलान कीजिए। अवमूल्यन क्या होता है ये आपको बताना है, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, और एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है। तो क्या बोलेंगे, अवमूल्यन तो किसी चीज में कमी कर देना, किसी वस्तु के मूल्य में कमी कर देना। भारत में अवमूल्यन कितनी बार हुआ है रुपए का, अवमूल्यन कितनी बार हुआ है, अवमूल्यन कितनी बार हुआ है,
मूल्यह्रास की बात कर दें आपका, डेप्रिसिएशन की बात कर दें आपका, तो बी का 1 यानी विनिमय की बाजार दर में गिरावट को दर्शाता है। सी का आपका डिफ्लेशन, अपस्फीति क्या होता है, घरेलू मुद्रा का संकुचन होता है। विनिमय नियंत्रण जो होता है साथी आपका, वो होता है विनिमय नियंत्रण, ये विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमन होता है। एकदम सही हो जाएगा। क्या बोल देंगे, 5 1 2 3। अच्छा एक छोटा हुआ है, 5 1 2 3, तो ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर मैं डिवैल्यूएशन की बात करता हूँ, डिवैल्यूएशन की बात करता हूँ, अवमूल्यन की मैं बात करता हूँ, तो भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन किया गया है वो फर्स्ट टाइम किया गया था 1949 में। मुझे बताओ रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे 1949 में। सेकंड मुझे बताओ, सेकंड टाइम कब किया गया था आपका, जून 1966 में किया गया था। ये सितंबर माह में हुआ था, 18 या 20 सितंबर के बीच में। ये आपका 6 जून को हुआ था, 6 जून 1966 को। और तीसरी बार 2 चरणों में किया गया था, 1 जुलाई 1991 को, 1 जुलाई 1991 को, और उसके बाद में आपका 3 जुलाई 1991 को। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन थे आरबीआई के गवर्नर, तो इस समय पर आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम था आपका एस वेंकट रमन। कौन थे, एस वेंकट रमन, एस वेंकट रमन। सेकंड टाइम पर आपका पीसी भट्टाचार्य थे। कल मैंने आपको लिस्ट दी आरबीआई गवर्नर्स की, उसमें देखना, इसको नोट करना वहां से देख करके, है ना। फर्स्ट में सितंबर में अवमूल्यन जो हुआ तब कौन थे, तो तब वहां पर आप पाओगे बेनेगल रामा राव थे। यहां पर पूछा जाता है दूसरी बार में जो किया गया था अवमूल्यन 57% के आसपास किया गया था। तीसरी बार में जो किया गया वो लगभग 20% था। क्या बोलोगे, लगभग 18 से 20% रुपए की वैल्यू को गिराया गया था। ये भी आपका लगभग 57% इसको गिराया गया था। अवमूल्यन आपका 3 बार हुआ है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष बनाया गया था, भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष बनाया गया, बताएंगे एक बार। 1947 में स्टेट बैंक बना, 1965 में, 1955 में, 1950 में, तो कहेंगे 1955 में स्टेट बैंक बना था। देखिए 3 बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल कब बना था बताओ, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो बैंक ऑफ बंगाल बना था 1806 में। बैंक ऑफ मुंबई बना था आपका कब, बैंक ऑफ जो आपका बम्बई था, बम्बई लिख लेना इसको, है ना, बम्बई लिख लेना, बम्बई। बैंक ऑफ बम्बई जो बना था वो बना था आपका 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास ये कब बना था आपका, बैंक ऑफ मद्रास ये बना था आपका 1843 में। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया 1921 में। कब मर्ज दिया गया, 1921 में। और 1921 में ये थी आपका एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। किसकी, कौन सी सिफारिश थी, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, ठीक है। इंपीरियल बैंक का नाम इन्होंने रख दिया था 1921 में। क्या कर दिया गया इसका नाम, इंपीरियल बैंक कर दिया गया, इंपीरियल बैंक कर दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना करके इसका जो हेडक्वार्टर था वो बनाया गया आपका मुंबई में। मुझे आप बता सकते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे जॉन मथाई, एसबीआई के। क्या बोलोगे, जॉन मथाई, जॉन मथाई भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे। वर्तमान में अध्यक्ष आप बताइए, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, श्रीनिवास, आपका श्रीनिवास, बोलो भी फटाफट से, कौन है वर्तमान में अध्यक्ष, श्रीनिवास हैं। एसबीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, तो आप कहेंगे भैया श्रीनिवास हैं, श्रीनिवासुलु शेट्टी जिनको हम बोलते हैं, श्रीनिवासुलु शेट्टी, श्रीनिवास याद रखिए। टैगलाइन क्या है आपका, टैगलाइन बताओ स्टेट बैंक की, स्टेट बैंक की है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या है, प्योर बैंकिंग, प्योर बैंकिंग, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये इसकी टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, पीएनबी की स्थापना बता दो, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो पीएनबी की स्थापना 1894 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर। मुझे बताओ एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, एक्सिस बैंक की 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताओ। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन एचडीएफसी 1994 में। आईसीआईसीआई कहाँ पर आपका, आईसीआईसीआई, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म पढ़ना आज, ये आपका 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इनके, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर हैं। कहाँ पर है, मुंबई में इनके हेडक्वार्टर हैं। यानी बैंकिंग के हेडक्वार्टर भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मिशन शक्ति ग्रामीण पुरुषों के लिए स्टार्टअप, तुम गांव के लोग, तुम्हारे कोई स्टार्टअप तुमको मिल रहा है क्या गांव में,
आप कहोगे नहीं, मिशन शक्ति जो है ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था, महिला सशक्तिकरण के लिए था। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है। PMAAGY, क्या बोलोगे? PMAAGY, ये पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा के लिए है क्या? आप कहोगे नहीं, ये आकांक्षी जिलों में, आकांक्षी जिलों में ग्राम स्तर पर है। आकांक्षी जिलों में क्या बोलोगे? ग्राम विकास है, ग्राम विकास के लिए आई थी, पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा के लिए नहीं है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। प्रदेश दर्शन थीम आधारित पर्यटन सर्किट जो बन रहे हैं ये एकदम से सही हो जाएगा। PM जनमन आदिवासियों के लिए शहरी आवास है? नहीं, जनजातीय आवास के लिए है। किसके लिए? जनजातीय, शहरी आवासों के लिए नहीं, जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहां पर आवास के लिए, वहां पर आवास के लिए है। ठीक है। मुझे बताओ PM जो स्किल डेवलपमेंट था आपका वो कब शुरू हुआ था? PM आपका कौशल विकास किस वर्ष में शुरू हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। तो एक बार जो केंद्रीय योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं अभी याद रख लेना, करंट अफेयर्स में आपने नई वाली पढ़ रखी होंगी। तो जो 2014 से 16 के बीच शुरू हुई, एक तो वो योजनाएं, और एक अभी जो रिसेंट की हैं 2022 के बाद की, इन योजनाओं को एक बार आप देख लेना। प्राचीन योजनाएं आप जानते ही हैं, मिड डे मील वगैरह ये सब जो पहले से चलती थी। ठीक है। एक शाफ्ट की आवर्ती गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसके जो साथी आपका रोटेशनल स्पीड है उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? टैकोमीटर का, टैकोमीटर का। ठीक है। स्पीड ये किसके लिए होती है? मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी की जो गति है, किसी भी कार की जो गति है उसको नापने के लिए स्पीडोमीटर हो जाता है। एनीमोमीटर ये हवा का वेग, जो पवन का वेग होता है, वायु का वेग होता है, उसको मापने के लिए। क्रोनोमीटर जो होता है ये जलयान में, जब आप किसी शिप में जाओगे तो वहाँ पर समय जो मापा जाता है, जलयान में जो समय मापन होता है वो क्रोनोमीटर से होता है। आप मुझे बताओ हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से फटाफट बताओ, एक एक शब्द लिखते रहना बस। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? किसी भी जो आपके लिक्विड है उसकी डेंसिटी, द्रव का जो घनत्व है, द्रव का जो घनत्व है वो मापा जाता है। बोलोमीटर से बताओ क्या होता है? बोलोमीटर से क्या होता है आपका जो साथी आपका यहाँ पर मापा जाता है ऊष्मीय, क्या बोलोगे? ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। किसको? ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है, ऊष्मीय विकिरण को। ठीक है। सोनार किसको मापता है? सोनार क्या बोलेंगे? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये आपका पराश्रव्य तरंगों को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को, पराश्रव्य तरंगों को मापने के काम आता है, पराश्रव्य तरंगों को। हिप्सोमीटर बताओ, हिप्सोमीटर क्यों प्रयोग होता है? हिप्सोमीटर, ये हिप्सोमीटर प्रयोग होता है आपका जो आपका सी लेवल है उससे कितनी ऊंचाई है आप देखते होगे कहीं पर, जैसे रेलवे में आप जाओगे, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसके लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? हिप्सोमीटर का। फैदोमीटर बताओ फटाफट से क्यों प्रयोग होता है? फैदोमीटर ये क्या होता है? ये समुद्र तल में जो गहराई होता है, गहराई किसकी? समुद्र की, वो कौन नापने में प्रयोग होता है? फैदोमीटर प्रयोग होता है। ठीक है। फैदोमीटर प्रयोग होता है। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? बोलेंगे भी फटाफट से। चलो सर, दूसरी बार नोटबंदी। अच्छा, नोटबंदी, नोटबंदी की बात करिए हमने कहीं पर भी, अवमूल्यन की बात करिए बुद्धू। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? उसको बोलते हैं उपधातु, यानी कि मेटालॉइड्स की बात कर रहे हैं। क्या बोलोगे? मेटालॉइड्स की बात हम कर रहे हैं। मेटालॉइड टोटल कितने हैं? 7 मेटालॉइड्स हैं। कौन सा हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है। जर्मेनियम हो गया आपका, बोरॉन हो गया, बोरॉन इसको पूछ लेगा आपका, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन होता है आपका। आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक होता है। एंटीमनी होता है, क्या बोलोगे? एंटीमनी होता है। टैलेरियम होता है, क्या होता है? टैलेरियम होता है, टैलेरियम होता है आपका। और पोलोनियम होता है, क्या होता है? पोलोनियम होता है, पोलोनियम होता है। तो उपधातु कितने होते हैं? 7 होते हैं। उपधातु कितने होते हैं भैया? मोबाइल चिप बनती हैं जर्मेनियम से। स्ट्रेंजर 899 ने ये आंसर दिया है। नेक्स्ट है, प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है ये किसने गढ़ा था? मतलब प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने आपका नाम दिया? कौन है? आपका जॉन ग्रेगर मेंडल, जीजी मेंडल ने, या जोहान इवालिज्म पुरकिंजे ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या हॉबर्ट हुक ने? तो क्या बोलोगे? इसको पुरकिंजे ने नाम दिया है, पुरकिंजे ने। ग्रेगर मेंडल इनको किसका बोलते हैं? आनुवांशिकता का जनक बोलते हैं। ठीक है। आनुवांशिकी बोल दीजिए, हेरिडिटी। आनुवांशिकी का जनक कौन है? आनुवांशिकी का जनक यही है। चार्ल्स डार्विन को हम कहते हैं जिन्होंने क्या दिया था? आधुनिक जीव विज्ञान के जनक भी कह दीजिए, या इनको हम कहते हैं जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया, विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन ने कौन कौन सी बुक लिखी हैं आप बता सकते हैं क्या?
ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं कि ये फिजिकल बेसिस है लाइफ का, जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार वो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म को ही हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, जीव द्रव्य। ठीक है। इसकी खोज हुई थी आपका 1839 में। आप मुझे बताओ, अगर चार्ल्स डार्विन ने कौन सी बुक लिखी है? बोलेंगे भी फटाफट से, हमने बुक पूछा है आपसे, बहुत बढ़िया। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने 1859 में? क्या बोलेंगे? एक तो इन्होंने लिखा था आपका, एक 1871 में लिखी, 1859 वाली आप बताओ। 1871 में द डिसेंट ऑफ मैन लिखी। क्या लिखी? द डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन। सारी मान्यताएं को इन्होंने धूमिल कर दिया था, चर्च इनके खिलाफ पड़ गया था। जब आप पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाएंगे तो जिन लोगों के व्यापार पुरानी मान्यताओं के सहारे चल रहे हैं तो वो आपसे लड़ जाएंगे, एकदम से लड़ जाएंगे। ठीक है। वही डार्विन के साथ भी हुआ था। बोलेंगे भाई ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जातियों का उद्भव कैसे हुआ? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिन्होंने बता दिया दुनिया में जो जातियां हैं ये किस तरह से बनी हैं। आपको भी जानना चाहिए, नहीं तो आप भी अंधेरे में रहते रहेंगे। बोलेंगे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? प्रकाश संश्लेषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट होता है? तो क्या बोलेंगे भैया? क्लोरोप्लास्ट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं, इसकी खोज जो की थी वो की थी सिम्पर ने। किसने? सिम्पर ने इसकी खोज की थी। और इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें होता है, क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल इसमें होता है। तो मुझे बताओ फटाफट से, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। क्रोमोप्लास्ट किस लिए होता है? क्रोमोप्लास्ट, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसका भी उपयोग है, फल और फूलों को रंग देता है। फल और फूलों को जो रंग मिलता है वो किससे मिलता है? आपका क्रोमोप्लास्ट से मिलता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट से। लीगोप्लास्ट, इसका कोई कलर ही नहीं होता। क्या बोलोगे? इसका कोई कलर ही नहीं होता। अगर कुछ प्लांट हॉर्मोन्स की मैं आपसे बात करूं, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं, पादप हार्मोन की हम आपसे बात करते हैं, प्लांट्स हार्मोन की। तो प्लांट्स हार्मोन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मुझे बताओ जो एथिलीन होता है ये किस काम में आता है? एथिलीन तो कच्चे फलों को पकाने में आता है, प्रयोग में नहीं आता। कच्चे कच्चे फल को पकाने में, कच्चे फल को अगर आपको पकाना है तो उसमें किसका प्रयोग हो जाएगा? वो आपका एथिलीन का भाई साहब प्रयोग आप कर सकते हैं। ऑक्सिन क्यों प्रयोग होता है बताएंगे? ऑक्सिन, ऑक्सिन होता है अगर किसी के मतलब मान के चलो स्टेम है, किसी पौधे के तन और जड़ें जो है उनमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो उनके तनों और जड़ों को बढ़ाना है। तनों और जड़ों में वृद्धि, जड़ों में वृद्धि के लिए जो आपका हार्मोन होता है वो ऑक्सिन होता है। जैसे ऑक्सिन होता है। जिब्रेलिन क्या करता है बताओ? जिब्रेलिन का क्या काम है? जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? ये लंबाई में वृद्धि करता है पौधे की। किसकी? पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई में ये आपका वृद्धि करता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये आपका साइटोकाइनिन का काम है कोशिका जो विभाजन दर है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, जो कोशिका सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट है, कोशिका का जो विभाजन की दर होती है, कोशिका विभाजन दर उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो फिर घटाता कौन है? कोशिका विभाजन की दर को मैं आपसे पूछूं, कोशिका विभाजन की दर को फिर घटाने का काम कौन करता है? तो वो है एब्सिसिक। कौन सा हार्मोन होता है वो एब्सिसिक हार्मोन होता है, एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन क्या करता है? कोशिका विभाजन की दर को घटा देता है। ठीक है, बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे, आगे आएंगे। कौन सा पादप हार्मोन पुष्पन को बढ़ावा देता है? बोलेंगे भी फटाफट से। सर प्लीज गुस्सा मत होना, हर रोज 5 मिनट नैतिक शिक्षा के लिए दीजिए। बोलेंगे भी फटाफट से। सर हमें पता है आप किसके ये बात बोल रहे हैं, नहीं मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ जैसे लोग कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल लोग हैं। ये क्लास खत्म होगी, ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन पुष्पन को बढ़ावा देता है, इसका होमवर्क लिखिए। मैंने आपसे कहा है रोज स्कोर जरूर लिखिए अपना, आप स्कोर कितना कर रहे हैं, ये मैंडेटरी है। उससे मुझे आइडिया होगा कि आपको किस तरह से और गाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो यहाँ पर आप स्कोर लिखा करो। मैं तो देखो दोस्त उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम रियलिटी पे बात करनी चाहिए ना हमको, ऐसे पक्ष विपक्ष में ना होकर के। जैसे अभी केसी सिन्हा सर का आपने सुना होगा कि वो आईआईटी के टीचर थे और केसी सिन्हा सर चुनाव हार गए। लेकिन हमें दूसरा मुद्दा भी तो सोचना चाहिए कि जो वहाँ की जनता है, जो जनता वहाँ रहती है, वो केसी सिन्हा सर से कनेक्ट भी करती थी या नहीं, वो जानती थी भी कि हम वोट किन को कर रहे हैं। क्या आम जनता को ये पता भी होता है? बहुत बार नहीं पता होता है। अच्छे लोग इसलिए भी हारते हैं, मान के चलो वो निवासी कहीं और के थे, जब लहर होती है तो कोई भी जीत जाता है फिर तो, है ना। लेकिन जब लहर नहीं होती है और अच्छा व्यक्ति भी चुनाव लड़े तो कई बार कारण ये हो जाते हैं
कि आम जनता से उनका कनेक्ट नहीं हो पाता। हर किसी पर लागू होता है, हर किसी पर, ठीक है। अवध ओझा सर पर लागू होता है ये, क्यों नहीं होता आप बताइए? होता है ना उनके ऊपर भी। वो पटपटगंज वहाँ दिल्ली से चुनाव लड़े। अब यूपीएससी आप देखो, एक तो होता है कि भाई फेस वायरल है, वो एक अलग चीज़ है कि मतलब आप वायरल फेस हैं, वायरल तो अ, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस देश में। लेकिन बात यह है कि जो वोटर है, जो आपको वोट करेगा, यूपीएससी के छात्र, आप गांवों की आज की स्थिति देखिए, 20-20, 50-50 गांवों तक यूपीएससी का छात्र नहीं है कोई। आप अपने गांव में देखना, इक्का दुक्का शायद कोई मिल जाए, नहीं मिलेगा। नहीं तो हम अपने इधर के गांव देखते हैं, 10-10 गांवों तक कोई नहीं है। अब आप हमारी बात करोगे तो मैं ये कहूं कि हम तो ज़्यादातर ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए पढ़ाया। हर गली में 10 बच्चे हैं अपने, हर गली के 10 पेरेंट्स हमको जानते हैं। अपना रहना सहना वहाँ रहा है, वहाँ हमने साइकिल चलाई है। जहाँ हम जा रहे हैं हमने साइकिल चलाई है वहाँ, 2003 से 2014 अपनी इंजीनियरिंग तक। बीच में 2014 से 2015 नहीं चली, कोई बात नहीं है, फिर चलाएंगे 2025 से, कौन सी दिक्कत है। 11 साल नहीं चली तो कोई बात नहीं, पहले 11 साल चली थी, अब फिर 11 साल चलेगी, फिर 22 चलेगी, फिर 33 चलेगी। तो ये मतलब मूल रीज़न है, आपको विचार करना चाहिए, ठीक है। हम तो विचार करते ही हैं। तो अपनी तो ज़िंदगी किसान घर में पैदा हुए, साइकिल पर गुजरी है और साइकिल पर ही गुजरेगी, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। आप सबके विचारों का स्वागत है। आप सबकी सफलता के लिए मैं दुआएं करता हूं कि आप सफल हों, ठीक है। और जब सफल हो जाओ तो फिर अपनी यात्रा में शामिल हो जाना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, ठीक है। सफल होने के बाद, लेकिन उससे पहले नहीं। उससे पहले हम आपसे नहीं कहेंगे उन लोगों की तरह कि आप हमारा झंडा उठा लें, नहीं, कभी नहीं। नेवर, नो नीड। बहुत प्यार है और सब कुछ अच्छा होगा, आप देखना, ज़बरदस्त होगा, चौंकाने वाला होगा। थैंक यू।